आज हम उस चौहान राजा के बारे में पढ़ेंगे जिसके बारे में जब हम नहीं पढ़ते हैं तब भी जानते हैं, जिसे हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, जो शायद भारतीय इतिहास का ध्रुव तारा है, दरित पैमान नक्षत्र है, जिसके बारे में दूर दराज गांव ढाणी का बैठा हुआ अनपढ़ आदमी भी जानता है। 1000 साल के बाद भी वो पृथ्वीराज चौहान भारत की लोक कहानियों का नायक है, उसके बारे में सुना जाता है, पढ़ा जाता है, खूब सारी बातें उसके बारे में की जाती है। आज हम उस व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। मुझे लगता है वो अपने ताऊ विग्राज चतुर्थ का सच्चा उत्तराधिकारी था। जब उसका ताऊ अपने दिल्ली शिवालिक अभिलेख के अंदर लगवाता है कि मैंने तुर्कों को आर्यावर्त से रहित कर दिया है, पूरी तरीके से निकाल दिया, और मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी भी उन्हें अटक नदी तक सीमित रखे, कुछ वैसा ही करने का प्रयास उस पृथ्वीराज ने किया था। हालांकि चौहान वंश में उससे पहले 2 पृथ्वीराज हो चुके थे, तो इसे हम पृथ्वीराज थर्ड कहते हैं, पृथ्वीराज तीसरा कहते हैं। ध्यान देना इस बात पर, मैंने 2 बात बोली है। एक, मैं लगातार चौथी क्लास चौहानों के बारे में होगी और मैं हर क्लास के अंदर ये कहता हूं कि पृथ्वीराज चौहान का ताऊ विग्राज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान का ताऊ विग्राज चतुर्थ। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात की तरफ कि विग्राज चतुर्थ जो था उसके पिता का बड़ा भाई था। मैं अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता हूं जब मैं शुरू के अंदर कहता हूं कि हमें राजाओं के इन आपसी रिलेशंस के बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें नहीं देखना कि अल्लट और बापा रावल किसके क्या लगते थे और बापा रावल और गोहिल के अंदर आपस में क्या रिलेशन हुआ करता था, ऐसा मैंने ही किसी क्लास के अंदर बताया होगा, पर आज मैं ही कह रहा हूं कि कृपया इनके बीच के रिलेशन का ध्यान रखना। मैं भी कभी ध्यान दिया नहीं, मैं क्लास में भी नहीं पढ़ाता था, लेकिन एक दिन किसी बच्चे ने आकर मुझे ऑफिस के अंदर पूछा कि सर विग्राज चतुर्थ पृथ्वीराज चौहान का दादा लगता था क्या? उस दिन मुझे लगा यार ये भ्रांति इसके पास में कहां से आई। उसने कहीं पढ़ा होगा या कहीं पर उसने बताया भी कि कहीं से उसको कौन से सोर्स से ऐसा कुछ पता चला, तो मुझे लगा कि यार कम से कम गलत जानकारी तो नहीं हो। जानकारी नहीं होना बुरी बात नहीं है, गलत जानकारी होना बुरी बात हो जाती है। तो याद रहे आपके, ये पृथ्वीराज थर्ड था, इसलिए याद रहे क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन था कि त्राइन के युद्धों से प्रसिद्ध होने वाला पृथ्वीराज चौहान वास्तव में कौन सा पृथ्वीराज था? पृथ्वीराज फर्स्ट, पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज फोर्थ। अपने लोग ले बचपन से पृथ्वीराज 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 याद करते रहे, आज दिन तक ये तो पढ़ा ही नहीं कि था कौन सा। इन राजाओं की ये और चक्कर है, एक ही नाम के कई हो जाते, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लगने और शुरू हो जाते। अपने ध्यान रखना भाई, ये तीसरा है, थर्ड है, तो ये बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली। अब पढ़ते हैं पृथ्वीराज थर्ड। इसका शासनकाल भी याद रखें। मैं अक्सर ये भी आपको कहता हूं कि शासनकाल भी याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, क्रोनोलॉजी याद रखने की आवश्यकता होती है, कौन किसके बाद में। थोड़ा सा दिमाग में एक इंडेक्स रहे, थोड़ा सा दिमाग में एक फ्रेम रहे, पर यहां पर थोड़ी सी याद रखना। 1177 टू 1192 लगभग 15 साल का जो टाइम है, 15 साल ही हो गए, 3 10 13 2 15 साल का, 15 साल का जो टाइम है उसने शासन किया था। हम पढ़ते हैं उसके बारे में। कई चीजें मैं रिवीजन के दौरान बोल गया, आप जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं। खाना पूर्ति है फिर भी कर्तव्य की इतिश्री की जाए। इसके जो पिता थे उनका नाम सोमेश्वर, इसीलिए मैं वो मैप भी आपको बता रहा था कि शुरुआत में वो मैप देखा जाए ताकि उससे आपको कुछ पता चले। मम्मी का नाम कर्पूरी देवी, आप कर्पूर देवी भी देखते हो इनको या कर्पूरी देवी देखते हो। मैंने बताया कि वो कलचुरी वंश के राजा चेदीराज अचल राज की पुत्री थी। हालांकि खूब सारी कहानियां हमारी फोकलोर ये बताती है कि वो दिल्ली के राजा अनंगपाल की पुत्री थी। अनंगपाल तोमर जो कि दिल्ली का राजा था उसकी पुत्री हुआ करती थी, पर नहीं, हमारे कंटेम्पररी उस समय के सोर्सेज मिलते हैं, वो भी अपने वर्तमान दौर के इतिहासकार हुए, वो भी सबने कहा कि नहीं, वो पृथ्वीराज रासोक के अंदर ही ऐसी एक बात लिखी, इसके अलावा कहीं पर नहीं है, पर ऐसा नहीं हुआ था। बाकी सब सोर्सेज जिसके खिलाफ जाते हैं जो उस टाइम के थे, और वो चेदी वंश के राजा थे, अचल राज थे, उनकी पुत्री हुआ करती थी। ध्यान रखना आपने कर्पूरी देवी के बारे में थोड़ा। जन्म कब हुआ? ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज थर्ड जो था वो 11 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठ गया था। कोरोनेशन कब होता है उसका? जब वो 11 ईयर्स ओल्ड था। तो बच्चों बताओ उसका जन्म कब हुआ होगा? फटाफट अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, सोचिए कि 1177 में जब राजा बना है तब वह 11 साल का था,
तो अपनी रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का प्रयोग करते हुए देखिए कि उसका जन्म किस वर्ष हुआ होगा। और हाँ, कॉपी पेन नहीं लेना, अंगुलियों पे भी नहीं करना, सीधा सीधा सोचिए कितना हो सकता है। 77 से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा। हालांकि फिर भी कई यूज लेंगे, दूसरी चीजें देखेंगे कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। 1166 में उसका जन्म हुआ था। मात्र 11 वर्ष की उम्र में जब राजा बना तो कहा गया यार छोटा है अभी, हाथों हाथ कोई संभालने वाला होना चाहिए शासन को। कौन संभाले? सोमेश्वर की तो मृत्यु हो गई, तो इनकी जो माता थी कर्पूरी देवी, वो शासन संभालती। कर्पूर देवी का दो या कर्पूरी देवी का दो, वो शासन संभालती। ये केवल एक फैक्ट नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान की माता कर्पूरी देवी ने शासन संभाला, या कभी पहले हमने पढ़ा था कि विक्रमादित्य सांगा के जो बेटे थे उनके समय में उसकी माता कर्मावती ने शासन संभाला। सोचा जाए तो केवल याद करने की 2 लाइनें हैं कि किसकी सरंक्षिका कौन थी, पैटर्न या गार्जियन कौन थी। एग्जाम में क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे, पर इस बात से भी सोचा जाना चाहिए कि अक्सर हमारे साहित्य में, हमारी फिल्मों के अंदर जब रानियों को इस तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है कि वो केवल नाजो नखरों उठाने वाली, महलों के अंदर रहने वाली, केवल पुरुषों के लिए भोग विलास की वस्तु होने वाली रानियां हुआ करती थी, तब सोचा जाना चाहिए कि नहीं, वे महिलाएं राजनीतिक रूप से भी उतनी अधिक निपुण, एक्सपर्ट हुआ करती थी। डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, उन्हें सब कुछ आया करती थी। इसलिए अपने बेटों के वयस्क ना होने पर, मैच्योर ना होने पर, उन्होंने शासन प्रबंध बहुत अच्छी तरीके से संभाला है। मैं हमेशा कहता हूं कि राजस्थान का इतिहास कभी मेन नैरेटिव के अंदर आ नहीं पाया। जो वास्तविक भारत का जो इतिहास पढ़ाया जाता है उस डिस्कोर्स में उसको स्थान ही नहीं दिया गया। इसलिए अक्सर यदि किसी से पूछ लिया जाए कि कुछ ऐसी महिलाओं के नाम बताइए जो शासन प्रबंध में बहुत निपुण हुई थी, तो लोगों के पास में थोड़े अलग से नाम उनके दिमाग में रजिया सुल्तान का नाम आ जाएगा, क्योंकि वो मेन हिस्ट्री के अंदर पढ़ाई जाती। औरंगजेब की बहन जहांआरा का नाम भी सुन लेंगे, नाम उनके यहां भी सुने होते हैं, पर वो कभी इस तरफ जा नहीं पाते कि यार सरंक्षिका का मतलब है वह महिला शासन संभाल रही थी उस दिनों में। मुझे ये भी बड़ा और अजीब लगता है कि जब कहा जाता है राजस्थान में सती प्रथा बहुत जोरों पर हुआ करती थी, तब मुझे लगता है कि यार सती प्रथा यदि इतनी प्रबल हुआ करती थी तो सोमेश्वर के मरने के बाद में कर्पूरी देवी को क्यों नहीं बाल दिया गया था, या सांगा की मृत्यु के बाद भी कर्मावती जिंदा कैसे रह गई थी। वो उदाहरण भी बहुत कम है। कभी अन्य विषय पर हम जाएंगे तब उनकी भी बात करेंगे। हालांकि एक बात तो मैं और बताऊं तो मुझे और भी इस पर बड़ी यूं अजीब सा लगता है कि जब हिस्ट्री पढ़ते समय हम पढ़ते हैं कि सती प्रथा बंगाल के ब्राह्मणों और राजस्थान के राजपूतों में हुआ करती थी, तब मेरा ध्यान जाता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी सती माता का मंदिर झुंझुनू में है, जो अपने पति तनमन दास के साथ में नारायणी देवी नामक महिला सती हो गए थे। वो अग्रवाल जाति की महिला थे। जब मैं एक और अलवर की सती माता नारायणी देवी के बारे में पढ़ता हूं और जब पाता हूं कि वो की नई जाति की महिला थे, मैं एक और मध्यकालीन संत रानाबाई जो नागौर के अंदर हरनावा गांव के थे उनके बारे में जानता हूं कि वो भी सती हो गए थे बाद में। एकमात्र महिला संत जो कुंवारी सती हो गई थी, तब मैं जानता हूं कि वो एक जाट जाति की महिला थी। तब लगता है किस व्यक्ति ने हिस्ट्री लिखी है जो सही तरीके से हमारे राजस्थान को पोर्ट्रेट भी नहीं कर पाया। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपकी भाषा को रिकॉग्नाइज नहीं मिला, आपकी भाषा को राजस्थानी को कोई मानता नहीं है। इसलिए अन्य भाषाओं में जो भी सोर्स लिखे हुए थे उन्होंने उसके आधार पर हिस्ट्री लिख दी। पहली बात तो आपकी भाषा को उन लोगों ने रिकॉग्नाइजेशन दिया ही नहीं, और दूसरा आपकी भाषा में जो साहित्य लिखा हुआ था वो यह कहकर नकार दिया गया कि तो राजाओं ने दरबार में बिठाकर लिखवा लिया होगा। कोई चंद बरदाई, सूर्यमल, मिश्रण, मोहनोत, नैन्सी ने जितना भी लिखा, कहा गया कि ये तो राजा अपने दरबारियों से लिखवा लिया करते थे। तब मेरे समझ में नहीं आता कि अबुल फजल और अमीर खुसरो का इतिहास अमेरिका से आयात थोड़ी किया गया, वह भी तो किन्हीं राजाओं ने अपने दरबार में बैठकर लिखवाया ही होगा। पर आप उधर कंसिडर करते हो, इधर वाले को कंसिडर नहीं कर पाते हो। खूब सारी बातें हैं। तो ये वो महान महिलाएं थी कर्पूरी देवी ने, ये तो याद रखे जाने चाहिए। सो कॉल्ड फेमिनिस्ट जब
विमेन एम्पावरमेंट की बात लेके आते हैं, तब उनसे पूछा जाना चाहिए कि तुमने कभी कर्पूरी देवी और कर्मावती का नाम भी सुना है? तुम कभी पन्ना दहय और अमृता देवी बिश्नोई के बारे में जानते भी हो कि वो महिलाएं कौन थी? थोड़ी आपको अच्छी सी इंग्लिश आती है और थोड़े आप अच्छे स्कूलों से पढ़े हुए हो, क्योंकि आपको इकोसिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंस मिली हुई है, वहां पर आप घुसे हुए हो, इसलिए मुंह से जो विश वमन करना होता है वो कर देते हैं लोग उठकर, बिना पढ़े जाने। ये बातें भी अलग है भाई, देखने वाली बातें। कर्पूरी देवी अपने पुत्र के शुरुआती शासनकाल में 1 साल तक 1177 से 78 तक का जो टाइम है, उसने कहा नहीं, थोड़ा टाइम दिया जाए, इसको सिखाया जाए सब कुछ, और फिर ये अपने हैंड ओवर कर देंगे इसके शासन। कुछ मंत्री थे जिन्होंने वाकई इस दौर के अंदर चौहान राज्य की बहुत अधिक सेवा की, उनके नाम भी याद किए जाने चाहिए। एक दाहिमा राजपूत हुआ करता था, कदम्बवास, जिसे हम केमास के नाम से भी जानते हैं, उसे प्रधानमंत्री बनाया गया था। साहब आप संभालिए। कर्पूरी देवी के चाचा भुवनमल को सेनापति बनाया गया कि सर आप भी संभालिए। क्योंकि सोमेश्वर खुद गुजरात से आए थे, तो कुछ गुजराती मंत्री भी यहां पर हुआ करते थे। स्कंद, वामन, सोड नाम के कुछ गुजराती मंत्री भी थे। याद रहे, कई बार सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, कदम्बवास और भुवनमल किसके राज्य के प्रमुख मंत्री थे, या किसके प्रारंभिक शासनकाल के अंदर उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो पृथ्वीराज थर्ड के शासनकाल के अंदर। तो क्योंकि पृथ्वीराज थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे खुद से जुड़ी हुई सारी बातें एग्जाम वाले पूछ लेते हैं, तो उनको लगता है थोड़ा इतर, थोड़ा साइड के अंदर जाके उसके इधर उधर जो चीजें बिखरी हुई है वहां से क्वेश्चन निकाल लिया जाए। तो ये कोई क्वेश्चन निकाले तो याद रहे, कदम्बवास और भुवनमल का नाम तो पक्का ही याद रखें, स्कंद, वामन और सोड के नाम भी याद कर लिए जाए। गुजराती मंत्री थे जो सोमेश्वर के साथ वहां से आए थे। नॉर्मल शुरुआती जानकारियां, पिता का नाम सोमेश्वर था, माता का नाम कर्पूरी देवी था। बड़े राजाओं के पिता माता का नाम पूछ लेते हैं, मेरे द्वारा पहले कभी बताया गया होगा कि मुझे याद है 2012 के मेंस में उन्होंने 15 शब्दों में क्वेश्चन पूछ लिया था, कुंभा के पिता का नाम बताइए। हालांकि लिखना तो एक ही शब्द में था, मोकल, पर उन्होंने वो ऐसा कुछ पूछ लिया था, तो याद रहे आपके। मम्मी का नाम कर्पूरी देवी, बताया हुआ कौन क्या थी, जन्म 1166 ईस्वी में हुआ, तो 11 वर्ष की उम्र में राजा बना, इसलिए उसकी माता कर्पूरी देवी शुरुआत के अंदर उसकी पैटर्न बनती है, गार्जियन बनती है 1 साल तक। और कदम्बवास, भुवनमल, स्कंद, वामन और सोड जैसे मंत्रियों की सहायता से पृथ्वीराज चौहान या कर्पूरी देवी अपने शासन को संभालती है। आगे बढ़ते हैं। ये पृथ्वीराज चौहान का फोटो खूब आपने देखा ही होगा ज्यादातर। अब मैं एक बात और बताना चाहूंगा, देखो आपको, पृथ्वीराज चौहान जब राजा बनता है तो उसके सामने 3 समस्याएं हैं। सिंपल देखना, आप ध्यान देना, 3 समस्याएं। घर में उसके कुछ दुश्मन है, उनसे निपटना है। पड़ोसियों में उसके कुछ दुश्मन है, उनसे निपटना है। विदेशियों में उसके कुछ दुश्मन है, उनसे निपटना है। इन हाउस, नेबरिंग स्टेट्स, फॉरेन स्टेट्स, इन तीनों के साथ में उसके पंगे हैं, कहीं ना कहीं रिफ्ट है इनके साथ में। यहां पर उसको कुछ ना कुछ करना है। घर में कौन? तो उसके जो भी कजन है, उसके जो भी चचेरे भाई हैं, अभी हम बात करेंगे कौन वो पंगे ले रहे हैं। कई ट्राइबल ग्रुप से वो पंगे ले रहे हैं। कौन से ट्राइबल ग्रुप अभी हम पढ़ लेंगे। पड़ोसियों में कौन? यूपी एमपी के बॉर्डर पर फैला हुआ बुंदेलखंड का इलाका, जिसके अंदर कभी जजाक, भुक्ती और महोबा नाम के स्थान आया करते थे, जो कभी चंदेलों की रणभूमि हुआ करता था, वो चंदेल। उनके टच करता हुआ कन्नौज का गहडवाल वंश, तो वो गहडवाल। और वे गुजरात के चालुक्य जो कई वर्षों से चौहानों के साथ में लोहा लेते आ रहे थे, जिनका संघर्ष कभी चंदन राज के समय में शुरू हो गया था, अरुणोराज के टाइम में, विग्रह चतुर्थ के टाइम में हम उस संघर्ष को और बढ़ावा पाते हैं। इन तमाम लोगों से उसको निपटना था। वे तुर्क जो खूब समय पहले से यहां पर आने लग गए थे, जिन्हें कभी अरुणोराज ने यहां से हराकर भगा दिया था, विग्रह चतुर्थ जिनके बारे में घोषणाएं करके जाता है, वे गजनी की यामिनी वंश के राजा, उनसे भी उसे निपटना था।
गजनी अफगानिस्तान के अंदर एक जगह है। तो कहां निपटना उसे? अपने घर में, अपने कजन से, कुछ ट्राइबल ग्रुप से, अपने पड़ोसियों, यूपी एमपी वाले चंदेल, यूपी के गहडवाल और गुजरात के चालुक्य, और अफगानिस्तान में गजनी नाम के स्थान के जो राजा थे उनसे निपटना था। कौन कौन थे वो लोग, अभी हम बात करते हैं। शुरुआती थोड़ा सा दिमाग में रहे तो कभी आंसर लिखते टाइम ये फ्रेम दिमाग में रहेगा तो सारी बातें लिख पाएंगे, वरना कोई निकल जाएगा दिमाग में आपसे। वापस वो चित्र याद कीजिए आप, जो मैंने शुरुआत में अरुणोराज की रानियों के बारे में बताया था। तो बताया था अरुणोराज की मारोट की जोया राजकुमारी सुधवा से उसे जगदेव और आपके पृथ्वीराज विग्राज चतुर्थ नाम के दो बेटे थे। विग्राज चतुर्थ के नीचे मैंने उसके दो बेटे बताए थे, अपरगंगे और नागार्जुन। अपरगंगे हालांकि विग्राज चतुर्थ के बाद राजा बनता है, लेकिन जगदेव का बेटा पृथ्वीराज उसे हटाकर खुद राजा बन जाता है, जिसकी घोषणा वो अपने रूठी रानी मंदिर के धौड़ अभिलेख के अंदर कर देता है। अब चूंकि पृथ्वीराज खुद छोटा था, इसलिए उन्हें एक बार फिर मौका मिला सर उठाने का, और अपरगंगे और नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया। चचेरे भाई हैं, कजन है उसके, पृथ्वीराज चौहान के। पहले अपरगंगे विद्रोह करता है, पहले राजा रह चुका था थोड़े टाइम के लिए, तब पृथ्वीराज सेकंड ने उसे हटा दिया था। अब पृथ्वीराज थर्ड के टाइम में उसे लगा कि यार अपना नंबर कब आएगा, यूं तो ये दूसरे बनते ही जाएंगे, और उसने विद्रोह किया। और कहते हैं पृथ्वीराज चौहान के साथ में उसकी छोटी मोटी झड़प होती है, जिसमें वह लड़ता हुआ मारा जाता है। कालांतर में उसका छोटा भाई नागार्जुन विद्रोह कर देता है, गुड़गांव को अपना मुख्य केंद्र बनाकर। किसी टाइम में गुड़गांव था, अब उसका नाम बदलकर हमने गुरुग्राम कर दिया है। हम ऐसा मानते हैं कि वो हमारे महाभारत के कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का स्थान था, उन गुरु का स्थान था, इसलिए हम उसको गुरुग्राम कहने लगे। इस गुरुग्राम को नागार्जुन ने अपना मुख्य केंद्र बनाया और यहां पर उसने विद्रोह कर दिया। उसे लगा कि पृथ्वीराज चौहान छोटा है, उसके सेनापति भी यत्र तत्र थे, वहां पर अजमेर के अंदर थे नहीं। वो गुड़गांव के किले पर कब्जा करके, उस जगह पर कब्जा करके आसपास में धड़े मारने शुरू करता है। पृथ्वीराज चौहान बिना अपने सेनापतियों की प्रतीक्षा किए हुए गुड़गांव पहुंचता है। कहते नागार्जुन तो ये आने की सूचना पाकर ही वहां से भाग गया था। नागार्जुन के किसी सेनापति देवभट्ट ने पृथ्वीराज को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस पराक्रमी को कौन रोक पाता, और पृथ्वीराज चौहान गुड़गांव पर वापस कब्जा कर लेता है। भयंकर खून खराबे वाले युद्ध के बाद में दुश्मनों को मारकर पृथ्वीराज चौहान वापस अजमेर आ जाता है। तो पहले अपरगंगे विद्रोह करता है, फिर नागार्जुन विद्रोह करता है। तो याद रखना, ये दोनों उसके कजन थे। नागार्जुन के लिए कहा जाता है कि बाद में कहीं भाग गया था और किसी दूसरे राजपूत राजा के दरबार में रहा था, पर अपने को उसके बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। पर उसने अपने दो चचेरे भाइयों, दो कजन्स के विद्रोह को दबा दिया था, अपरगंगे और नागार्जुन के विद्रोह को दबाया था। याद रहेगी, ये तो उसके घर की बातें चल रही। इसी समय एक जनजाति भंडानक नाम का एक ग्रुप है, जिनको किसी समय विग्राज चतुर्थ भी हरा चुका था, लेकिन विग्राज चतुर्थ ने उनका समूल नाश नहीं किया था। ये भंडानक किसी टाइम पंजाब के सतलज वाले इलाके के अंदर रहा करते थे, सतलज रीजन में रहा करते थे। बाद में वहां से एक ग्रुप आगे बढ़ा और ये आगे बढ़ के यही इसी गुरुग्राम और हरियाणा में एक जगह और पड़ती है हिसार, इन क्षेत्रों में आ गया था। और अब इन लोगों की लूटपाट अलवर, भरतपुर और मथुरा के अंदर होने लग गई थी। अब ये लोग अलवर, भरतपुर और मथुरा में लूटपाट और कर रहे थे। पृथ्वीराज चौहान इस बात को कैसे सहन कर पाता कि उसके राजधानी क्षेत्रों के आसपास में कोई लूटपाट करता हुआ मिले। 1182 में पृथ्वीराज चौहान एक बड़ी सेना लेकर भंडानकों का दमन करने के लिए जाता है और भंडानकों को पूर्ण रूप से समाप्त करता है। कंटेम्पररी राइटर जिनपति सूरी इसका वर्णन करते हैं। जिनपति सूरी ने इसका वर्णन किया। दो बातें याद रखने की कि भंडानक पहले सतलज प्रदेश में रहते थे, कालांतर में गुरुग्राम और हिसार पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, या उन क्षेत्रों में ज्यादा हावी हो गए थे, और अभी मथुरा, अलवर और भरतपुर के आसपास वाले क्षेत्रों में भी लूटपाट या उपद्रव किया करते थे, अनरेस्ट किया करते थे। पृथ्वीराज चौहान इनको सप्रेस करता है। कंटेम्पररी राइटर जिनपति सूरी इसका वर्णन करता है। ये सब मामला 1182 का है। घर की प्रॉब्लम सुलझाई, कजन्स वाला जो अपरगंगे नागार्जुन वाली प्रॉब्लम थी वो क्लियर की, और जो भंडानकों वाली प्रॉब्लम है वो क्लियर की। अब आगे पड़ोसियों के साथ में क्या चल रहा है देखते हैं।
यूपी और एमपी वाला जो मिला जुला इलाका है, जिसे हम बुंदेलखंड कहते हैं, झांसी एग्जैक्टली याद रखे तो आपके झांसी के आसपास वाला जो इलाका है, इसीलिए हम झांसी की रानी के बारे में जब सुनते हैं तो हम कहते हैं कि बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलखंड इलाके के अंदर पड़ती है, इसलिए बुंदेलों के मुंह से हमने वो कहानियां सुनी थी। उस इलाके में चंदेलों का राज हुआ करता था, महोबा क्षेत्र पड़ता था, उनका मुख्य इलाका था। चंदेल राजा थे और चंदेलों के राजा हुआ करते थे परमार्दी देव। परमार्दी देव चंदेल राज थे, चंदेलों के राजा थे और महोबा पर उनका अधिकार था। महोबा, जजाक, भुक्ति, बुंदेलखंड, इस इलाके पर उनका कब्जा हुआ करता था। चंदेलों के परमार्दी देव ने एक बार कोई पृथ्वीराज चौहान के घायल सैनिकों को मरवा दिया था। ऐसी कोई बात है कि उसके सैनिक कहीं से मिलिट्री कैंपेन के बाद में लौट रहे थे, कुछ सैनिक घायल थे, वो पीछे रह गए थोड़े, बाकी वाले उनको लेके जा रहे थे। चंदेल राज परमार्दी देव को जब पता चला तो उसने उनको मरवा दिया। पृथ्वीराज चौहान इसका बदला लेना चाहता है। उसी 1182 में, जिस साल उसने भंडानकों का दमन किया था, वह महोबा पर आक्रमण कर देता है। एक प्रचंड भयंकर युद्ध के बाद, प्रचंड या भयंकर के लिए हिंदी में एक बहुत अच्छा शब्द होता है तुमुल, तो तुमुल यहाँ जगह का नाम नहीं है, तुमुल भयंकर युद्ध के बाद, तुमुल युद्ध के बाद, उस प्रचंड युद्ध के बाद में पृथ्वीराज चौहान परमार्दी देव चंदेल को हरा देता है। कि कहानियां उस समय के कंटेम्प्रेरी राइटर या उसके बाद के राइटर से बताते हैं कि परमार्दी देव चंदेल ने अंतिम समय में तो जब वो हार रहा था, अपने मुंह के अंदर तिनका लिया, घास का तिनका लिया और माफी मांगी कि मैं तेरी काली गांव। पहले से कहते थे कि यूं किसी को माफी मंगवाना होता तो कहते मुंह में तिनका लेके माफी मांग ले तो हम तेरे को छोड़ देंगे। माफी मांगी, काली गाय यूं आजाद छोड़, आइंदा से नहीं करूं। तब पृथ्वीराज चौहान उसको छोड़ कर आया था। इस युद्ध में याद रखने वाली बात यह नहीं है कि परमार्दी देव चंदेल हार गया था, पृथ्वीराज चौहान ने हमला किया था। वास्तव में हम इस युद्ध को दो बहादुर सेनापतियों के लिए याद करते हैं, जो कि परमार्दी देव चंदेल के सेनापति थे। दो बनाफर राजपूत थे वहां के, आल्हा और उदल। बनाफर सामंत थे, ये आल्हा और उदल के लिए जाना जाता है युद्ध। कई इतिहासकार कहते हैं कि आल्हा और उदल दोनों उस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। कई कहते हैं कि नहीं, उदल उस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था और आल्हा हालांकि घायल होने के बाद बच गया था, पर हार के समाचार सुनने के बाद उस व्यक्ति को बड़ा दुख हुआ। आल्हा बाद में संन्यास धारण कर लेता, कहीं और चला जाता है। आल्हा की गिनती उन चिरंजीवियों में की जाती है जिनके लिए सनातन धर्म कहता है कि कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिनकी आज दिन तक मृत्यु नहीं हुई, जो आज भी विचरण करते रहते हैं। हमेशा मानते हैं कि हनुमान जी की मृत्यु हुई नहीं थी, हनुमान जी चिरंजीव है। हनुमान जी इधर उधर विचरण करते हुए आज भी घूमते रहते हैं। हमेशा मानते हैं कि अश्वत्थामा अभी भी हिमालय के पहाड़ों के अंदर विचरण करता है। हम ये भी मानते हैं कि गोपीचंद भर्तृहरि आज भी जोगी का रूप धारण किए हुए, सन्यासी का रूप धारण किए हुए गांवों के अंदर घूमते रहते हैं। हम वैसा ही मानते हैं कि आल्हा भी उन सप्त चिरंजीवियों के अंदर गिने जाते हैं और अभी भी घूम रहे हैं। पर अपने याद रखना कि उसमें जो सेनापति थे वो आल्हा और उदल थे और लड़ते हुए मारे गए थे उस युद्ध के अंदर। तो वास्तव में युद्ध आल्हा और उदल की वीरता के लिए जाना जाता है। आल्हा और उदल की जो पराक्रम बहादुरी थी उसके लिए याद किया जाता है। आप और इस बात को नोटिस कीजिए, हमने अक्सर उन योद्धाओं को याद नहीं किया है जो युद्ध के मैदान में जीते हो। हमने अक्सर उन योद्धाओं को याद किया है जो भले ही हार गए हो, लेकिन एक बड़ी जंग देखते हुए भी, एक बड़ी आर्मी देखते हुए भी जिन्होंने कदम पीछे नहीं हटाए, लड़े थे। हमारे लिए संघर्ष करने वाले लोग ज्यादा महान रहे हैं। इसलिए आप गौरा और बादल को याद करते हो जो कि युद्ध हार गए थे। आप जेता और कुंपा को याद करते हो, वे भी युद्ध हार गए थे। आप आल्हा और उदल के गीत आज भी शताब्दियों बाद गाते हो जबकि वो दोनों युद्ध हार गए थे। मुझे नहीं लगता कि जो आल्हा और उदल के बारे में यूं पढ़ते हैं उनको पता भी होगा कि वो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़े थे, या वो गीत भी गाते होंगे तो उन्हें पृथ्वीराज चौहान के बारे में ज्यादा रस्क होता होगा और आल्हा और उदल को कम महत्व देते होंगे। नहीं, वहां पर हमारे लिए आल्हा और उदल ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहां के लोग ही कुछ ऐसे थे, सिद्धांतों पर मर मिटने वाले लोग हुआ करते थे कि नहीं, ये नहीं देखना कि क्या है आगे क्या नहीं है। लड़ लिया करते थे, लड़ना जानते थे, मरना जानते थे। इसीलिए एक बाद में किसी राइटर ने कहा कि राजस्थान के लोग लड़ना जानते थे, मरना जानते थे, जीतना नहीं जानते थे। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। उनको लगता था कि स्वधर्म का पालन करना चाहिए, जैसे गीता के अंदर लिखा गया, स्वधर्म ये कहता है कि योद्धा को युद्ध करना चाहिए, फल की चिंता नहीं की जाए। निष्काम कर्म नाम की भी कोई चीज होती है। तो आल्हा और उदल याद रहे भाई आपके कि क्या थे क्या नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान यहां पर कब्जा करता है, महोबा पर कब्जा कर लेता है और अपने एक सेनापति पंजुन राय को यहां का केयर टेकर बना देता है।
आप हिंदी में कहो तो ये लिख लो, इसको प्रशासक बना दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया, केयर टेकर बना दिया गया। पंजुन राय को केयर टेकर बना दिया गया था। तो 1182 में उसने महोबा पर हमला किया। महोबा के चंदेल राज परमार्दी देव को एक तुमुल युद्ध के बाद हरा दिया गया। आला और उदल परमार्दी देव चंदेल के जो बहादुर सेनापति थे, जो युद्ध में लड़ते हुए मारे गए, और पृथ्वीराज चौहान ने अपने पंजुन राय नामक व्यक्ति को वहां का केयर टेकर बनाकर अपॉइंट कर दिया था। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो कहा जाता है कि चालुक्यों के साथ में चूंकि पहले ही नहीं बन रही थी, चौहानों की और चालुक्यों के बीच का संघर्ष पुराना था। इस समय जो गुजरात का चालुक्य राज था, गुजरात के जो चालुक्य राजा थे वो थे भीम सेकंड। कहा जाता है उस समय आबू पर परमारों का राज था, और आबू की एक परमार राजकुमारी थी जिसका नाम था इच्छिनी देवी। इच्छिनी देवी नाम करके एक परमार राजकुमारी हुआ करती थी। गुजरात के चालुक्य राजा भीम सेकंड उस सुंदर राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे। ऐसी इच्छा रखते थे कि मेरी शादी इच्छिनी देवी से हो जाए। ऐसी ही कुछ डिजायर पृथ्वीराज चौहान रखता था। नया नया राजा बना हुआ, बहुत कम एज का व्यक्ति, बुद्धिमान, बलशाली, उत्तर भारत का सबसे बड़ा सम्राट क्यों नहीं आकर्षित होगा? और कहते पृथ्वीराज चौहान इच्छिनी देवी से जाकर विवाह कर लेता है। इस बात पर भीम सेकंड नाराज हो जाता है, वह हमला कर देता है। नागौर के आसपास में 1184 के अंदर युद्ध होता है। लंबा चलता है, 2-3 साल का वॉर है। शुरुआती संघर्ष में कभी सेना आई, कभी इधर वाले हारे, कभी उधर वाले हारे। फाइनली पृथ्वीराज चौहान शक्तिशाली पड़ा उसके अंदर, और गुजरात वालों को संधि करनी पड़ी थी। भीम सेकंड ने अपने किसी एक मंत्री जगदेव प्रतिहार को भेजकर संधि करवा ली थी। जगदेव प्रतिहार संधि करवाता है। इसलिए कई जगह इस युद्ध का सन 1184 मिलता है, कई जगह किसी किताब में आप 1187 पढ़ लेंगे, पर वास्तव में वो 2-3 साल का संघर्ष है बीच का। फाइनली चालुक्यों को हरा देता उस युद्ध के अंदर भी, और वो जगदेव प्रतिहार संधि करवाता। जगदेव प्रतिहार चालुक्यों का आदमी है, उनका एक मंत्री है, उसने ये संधि करवा दी थी। कहानी तो यही है कि वो इच्छिनी देवी की वजह से युद्ध हुआ था, पर ऐसे होते नहीं, लुगाइयों के लिए आक्रमण नहीं किए जाते। बड़ा रीजन यह था कि चालुक्यों की सीमा नाडोल तक आया करती थी, और अजमेर के चौहानों की सीमा भी नाडोल को छूती थी। इसलिए नाडोल के आसपास वाले इलाके तक उन दोनों की बाउंड्री आपस के अंदर छू रही थी। कोई भी दो राजा होंगे वो अपने साम्राज्य विस्तार करना चाहेंगे, और गुजरात के चालुक्य नरेश भीम सेकंड अपने राज्य की सीमाओं को शाकंभरी के पार ले जाना चाहते थे। जब आप शाकंभरी की तरफ बढ़ोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आगे आपको पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला करना पड़ेगा। तो ये भी रीजन माना जाता है कि दोनों की सीमाएं टच करती थी, इस वजह से भी दोनों के अंदर युद्ध हुआ है। जो भी हुआ अपने याद रखने वाली बात इतनी, प्रारंभ में कोई नागौर के पास में युद्ध हुआ था इनका 1184 में। फाइनली 1187 में इनके बीच में संधि हो जाती है। जगदेव प्रतिहार वो संधि करवाता है। युद्ध का एक कारण गुजरात की आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी को माना जाता है। इसका मतलब यूपी एमपी वाले बॉर्डर के ऊपर जो चंदेल रहते हैं उनके साथ पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी, उनको वो हरा के आता है। इधर गुजरात में जो चालुक्य रहते हैं उनको भी हरवाता है, और बाद में वो संधि कर लेता है वहां पर। अब हम फिर एक नया डिस्प्यूट पढ़ते हैं। कन्नौज कभी उत्तर भारत की चाबी हुआ करती थी, गंगा के मैदान की कुंजी हुआ करती थी, और वहां पर एक गहडवाल नरेश राज कर रहे हैं इस समय, जयचंद, जिनके बारे में क्लेम किया जाता है कि इन्हीं के पिता विजय चंद ने अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण करवाया था। इसे जयचंद जी ने बाद में पूरा करवाया था। चौहानों का राजा इस समय पृथ्वीराज है। इनके बीच में डिस्प्यूट है, विवाद है। हम पढ़ें कि क्या कारण रहे होंगे इस डिस्प्यूट के, क्या कॉजेज है, रीजंस है, चौहानों और गहडवालों के बीच के अंदर ये दुश्मनी क्यों है। एक तो ये कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान ने चंदेलों पर आक्रमण किया था, परमार्दी देव चंदेल पर जब उसने महोबा पर आक्रमण किया था, उस समय जयचंद ने चंदेलों की सहायता की थी। आला और उदल पहले परमार्दी देव चंदेल से किसी समय नाराज होकर जयचंद के दरबार में ही चले गए थे। पृथ्वीराज चौहान वाले हमले के समय परमार्दी देव चंदेल अपने सेनापतियों को बुलाता है, तो वे जयचंद के दरबार से आए थे, और जयचंद ने भी उस समय सहायता की थी। तो एक तरीके से चौहानों के खिलाफ चंदेलों और गहडवालों का गठबंधन था। इसलिए पृथ्वीराज को स्वाभाविक रूप से शत्रु नजर आते थे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, पर यदि दुश्मन का दोस्त है तो वो भी तो अपने आप में दुश्मन हो जाएगा। एक कारण यह भी है कि
चंदेल गहड वालों के बीच में कोलेब्रेशन हो रहा था, चंदेल गहड वालों के बीच में अलायंस बन रहा था एक। फिर दोनों प्रतापी सम्राट थे, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। स्वाभाविक सी बात है, पृथ्वीराज चौहान भी चाहता था कि वो कन्नौज पर अधिकार कर ले, इधर आपके जयचंद भी चाहता था कि वो एक बड़ी भूमि पर अधिकार करे, तो वो पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर अधिकार कर ले। तो वो जो इंपीरियलिस्टिक एम्बिशंस थे, एम्पायर एक्सपांशन पॉलिसी जो थी, साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी, वो भी कहीं ना कहीं दोनों को टच कर रही है। और राजाओं के बीच युद्ध का एक बड़ा कारण ये साम्राज्य विस्तार हुआ करता था, एम्पायर एक्सपांशन की पॉलिसी हुआ करती थी। हालांकि एक कहानी जो कि पृथ्वीराज रासो में चंद बरदाई सुनाते हैं, वो सुनाते हैं कि दिल्ली के राजा हुआ करते थे अनंगपाल तोमर, और अनंगपाल तोमर की एक बेटी की शादी तो सोमेश्वर के साथ में की हुई थी, जिसे पृथ्वीराज पैदा हुआ था, और उनकी किसी एक दूसरी बेटी की शादी कन्नौज नरेश विजयचंद के साथ में की हुई थी, जिनका बेटा हुआ था जयचंद बाद में। और वो ऐसा बताते हैं कि जयचंद और पृथ्वीराज दोनों इस मामले में मौसेरे भाई लगा करते थे। और अनंगपाल तोमर के कोई संतान नहीं थी, निसंतान थे, वो बेटा नहीं था उनका, इसलिए उनको किसी ना किसी को तो अपना राज्य देना था। इसलिए स्वाभाविक सी बात थी कि अपने बेटी के बेटों अर्थात दोहितों को राज्य प्रदान करेंगे, और उन्हें इस मामले में जयचंद के मुकाबले पृथ्वीराज ज्यादा योग्य बहादुर लगा। हो सकता है पृथ्वीराज चौहान ने जाके पैर वेर थोड़े ढंग से दबाए हो नाना जी के, इसलिए उन्होंने दिल्ली पृथ्वीराज चौहान को दे दी थी। इसलिए जयचंद उनसे नाराज था कि दिल्ली उसे मिलनी चाहिए थी, जबकि दिल्ली पृथ्वीराज को मिल गई। हालांकि ये बाकी सब इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे चंद बरदाई थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, और वास्तव में अनंगपाल तोमर की बेटी नहीं थी कर्पूरी देवी, क्योंकि बाकी सब सोर्सेज कहते हैं कि कर्पूरी देवी चेदीराज अचल राज की पुत्री थी, जो कि कलचुरी वंश के राजा थे, उनकी पुत्री हुआ करती थी कर्पूरी देवी। हाँ, एक संभावना यह हो सकती है कि चेदी वंश के कलचुरी वंश के राजा अचल राज और दिल्ली के अनंगपाल तोमर के बीच में कोई रिश्तेदारी रही हो, कि जैसे मम्मी के ननिहाल वाले भी तो अपने ननिहाल वाले लग जाते हैं, उनको भी तो अपने नाना जी टाइप में बोलते हैं। तो अनंगपाल तोमर वैसे कर्पूरी देवी का कोई रिश्तेदार हो सकता है, अचल राज का कोई रिश्तेदार हो सकता है, और उसने कोई पृथ्वीराज चौहान को राज्य दे दिया। पर इसमें फिर एक समस्या उत्पन्न होती है। वो समस्या ये है कि हम तो कहते हैं कि दिल्ली वाला जो प्रदेश था विग्रहराज चतुर्थ ने बहुत पहले जीत लिया था, और दिल्ली उस समय अजमेर का एक ठिकाना बनकर रह गई थी। तोमर जो थे वो चौहानों की सब्जुगेशन के अंदर आते थे, इनकी सुपरमेसी को एक्सेप्ट किया करते थे, तो वो तो था, इनका ही इलाका हुआ करता था। हाँ, ये जरूर है कि अनंगपाल तोमर के पुत्र नहीं रहा होगा, इसलिए बाद में पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर खुद का ही कब्जा कर लेता होगा, तोमरों का शासन ही वहां से खत्म कर देता होगा। पर कुल मिला के कहानी को किधर से किधर भी मोड़ा जाए, कैसे भी उसको मान लिया जाए, पर टसल दिल्ली को लेकर तो है। दिल्ली पर अधिकार का सवाल है कि दिल्ली पर कौन कब्जा कर लेगा। ये पृथ्वीराज भी चाहता है, ये जयचंद भी चाहता है, या पृथ्वीराज ने कब्जा कर लिया तो जयचंद भी यह चाहता है। तो एक रीजन दिल्ली भी थी, दिल्ली पर अधिकार को लेकर। दिल्ली पर अधिकार को लेकर भी विवाद था। एक और बात जो कि हमें कहानियों के अंदर सुनाई जाती है, वो यह है कि जयचंद की एक पुत्री हुआ करती थी, संयोगिता। जयचंद की संयोगिता नाम की एक पुत्री थी, और ऐसा कहा जाता है कि संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को प्यार करती थी। वह पृथ्वीराज चौहान पर फिदा थी और उससे शादी करना चाहती थी। जब भी उसके पिता जयचंद को यह बात पता चली, तो कोई पिता इस बात को तो कैसे स्वीकार कर पाए कि उसकी पुत्री उसके दुश्मन से प्यार करती है। पर ऐसे में क्या किया जाए, पता चल जाए कि भाई वो अड़ी हुई कि मैं पृथ्वीराज से शादी करूंगा। गांव में, घरों में हम इधर उधर आसपास में जब देखते हैं कि ऐसा कोई मैटर आता तो घर वालों को लगता है फटाफट और किस शादी कर दो। पर उस समय राजकुमारियों की यूं शादियां होती नहीं, कहते सममवर रचे जाते थे। तो राजा जयचंद ने एक सममवर का आयोजन किया, स्वयं खुद वर पति का चुनाव करेगी। भारत के तमाम राजकुमारों को पीले चावल भेजे गए कि अपने रिज्यूम के साथ में हाजिर हो, राजकुमारी संयोगिता सममवर में आप में से किसी एक वर का चयन करेगी। पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर उस सममवर में पृथ्वीराज चौहान को बुलाया नहीं गया, बाकी सबको बुलाया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि जयचंद इससे भी थोड़े आगे बढ़े और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की स्टेच्यू बनवाई। उस स्टेच्यू को वहां पर खड़ा कर दिया जहां पर गेट कीपर खड़ा होता है, जहां पर स्लीपर खोलते हैं लोग, चप्पलें खोलते हैं, जूते उतारते हैं आकर। इसके माध्यम से जयचंद
ये संकेत देना चाहते थे, सिंबल देना चाहते थे, बताना चाहते थे कि पृथ्वीराज चौहान की औकात, उसकी हैसियत केवल मेरे गेट कीपर की है, राजकुमारी से शादी की बात तो बहुत दूर की है। बाकी सब राजकुमार पंडाल के अंदर बैठे हुए, पृथ्वीराज चौहान की बाहर मूर्ति खड़ी हुई, राजकुमारी संयोगिता के हाथ में वरमाला दी गई और उनको कहा गया कि ये तमाम राजकुमार जो है आप इनका परिचय प्राप्त कीजिए, इनमें से जो भी आपको पसंद आए उसके गले में वरमाला डाल दीजिए। राजकुमारी संयोगिता एक एक से पूछती है कि पिछले टेस्ट में कितने नंबर आए थे, मेवाड़ मारवाड़ दोनों कंप्लीट है क्या, करंट भी पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, साथ में पॉलिटी वाले टेस्ट की तैयारी कर रखी है या नहीं कर रखी है, शाम को लाइव क्लास में आते हो कि नहीं आते हो। तो जो शाम को लाइव में नहीं आते थे उनको तो वैसे ही उसने रिजेक्ट कर दिया था। उसने कहा नहीं, इन लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं है, पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं है इनका। फिर जो लाइव में भी आता था, जिसके टेस्ट में नंबर भी अच्छे आते थे, जो नोट्स भी खुद बनाता था, पीडीएफ का इंतजार नहीं करता था, हाँ जो पीडीएफ करते रहते थे उनको भी उसने रिजेक्ट कर दिया था। उसने कहा नहीं, इनमें से तो किसी आदमी को नहीं लूंगी। स्वावलंबन नाम की भी कोई चीज होती है, और उसको कहते हैं पंडाल में कोई पसंद नहीं है। उसने कहा सब निकमे, सब में कमी है, कोई लाइव में नहीं आता होगा, कोई पीडीएफ मांगता होगा। और कहते हैं कि संयोगिता बाहर निकली और उसने पृथ्वीराज चौहान की जो स्टेचू लगी हुई थी उसके गले में माला डाल दी। आगे की कहानी कुछ यूं है कि इसी दौरान पृथ्वीराज चौहान अपनी आर्मी लिए हुए बाहर छुपा हुआ था, बाहर खड़ा था। संयोगिता पहले ही उसके पास मैसेज भेज चुकी होगी और पृथ्वीराज चौहान वहां से संयोगिता को लेकर अपने घोड़े पर फरार हो जाता है। जयचंद की सेना को जब पता चलता है, उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान की सेना के खूब सारे लोग जगह जगह पर उनका मुकाबला करते हैं और अपने राजा को इतना समय देते हैं कि वो दिल्ली पहुंच जाए। तो पृथ्वीराज चौहान जयचंद की पुत्री को बलपूर्वक वहां स्वयंवर से लेकर आ जाता है और शादी कर लेता है उससे। संयोगिता जो कि जयचंद की बेटी थी, उसे भी इनके बीच का एक कारण माना जाता है। हालांकि फिर अपने ओझा जी हुए या बाकी जो भी इतिहासकार हुए, तो उन्होंने कहा यार ये प्रेम कहानियां हैं, क्योंकि ऐसी कहानियां लोगों को अच्छी लगती है, इसलिए किसी ने ये कहानी ऐसी कोई गढ़ी और धीरे धीरे बातों के माध्यम से आगे बढ़ती चली गई। बाकी चीजें जल्दी से लोगों के समझ में नहीं आती, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है, समझ में आ जाती है, लोगों का कहीं जुड़ाव महसूस होता है खुद का, तो ये प्रेम कहानी पॉपुलर हो गई। बाकी इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट नाम की कोई चीज नहीं। पर कालांतर में अपने दशरथ शर्मा, जिनकी बुक द अर्ली चौहान डायनेस्टीज है, गोपीनाथ शर्मा, एक वो जिन्होंने बापा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल के साथ में की थी, चिंतामणि विनायक वैद्य, इन सब ने इस प्रेम कहानी को स्वीकार किया है। ये जो संयोगिता वाली लव स्टोरी है, इसको स्वीकार किया। कोई ये पूछ लेगा कि संयोगिता की प्रेम कहानी को एज ए हिस्टोरिकल फैक्ट कौन कंसिडर करता है? डॉक्टर दशरथ शर्मा करते हैं, गोपीनाथ शर्मा करते हैं, सीबी वैद्य करते हैं। कौन नहीं करता है? तो इनके अलावा नहीं करते। बाकी वाले जो होते उनके नाम अपने को क्यों याद करना है? तो चौहानों और गहड वालों के बीच में डिस्प्यूट के क्या क्या कारण थे? तो गहडवाल चंदेलों को सपोर्ट कर रहे थे, दोनों राजा अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, इसमें दोनों की कहीं ना कहीं एक दूसरे के कांटे बने हुए थे। दोनों दिल्ली पर अधिकार को लेकर आपस में टसल चल रहा था और पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। जयचंद इस बात को कैसे सहन कर पाता? और जयचंद की पुत्री संयोगिता जो थी, उससे पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी और पृथ्वीराज चौहान उससे शादी कर लेता है। जयचंद इस बात से भी उससे खफा था। इसके आधार पर कालांतर में हालांकि एक फैक्ट और बताया जाता है कि इसलिए जयचंद ने मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि ये फैक्ट भी बहुत बाद के अंदर जोड़ दिया गया, क्योंकि ऐसी कोई बात भी हमें कंटेम्पररी जो भी राइटर हैं उनसे मिलती नहीं है कि उसने ऐसा कुछ किया होगा। और यदि वह मोहम्मद गोरी को आमंत्रित करता तो कालांतर में 2 साल बाद में ही पृथ्वीराज चौहान को मारने के बाद में मोहम्मद गोरी जयचंद पर आक्रमण नहीं कर देता, और उसने जयचंद पर आक्रमण किया था। जयचंद बहुत बहादुरी से उस युद्ध के अंदर लड़ा था, वो तो यदि उसके आंख में तीर ना लगे तो वो युद्ध जीतने के कगार पर लगभग पहुंच गया था। तो वो भी बातें धीरे धीरे जुड़ जाती है, बातें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको विलेन बनाने होते हैं, तो उसको बना दिया गया बाद में। अपने इतना याद रखना, अपने काम की बात इतनी है आपकी। कोई कभी 20 शब्दों में 50 शब्दों में पूछेगी चौहान और गढ़ वालों के बीच डिस्प्यूट के क्या कारण थे, तो आप बता देना। समझ में आई बात आपके? 3 चीजें पढ़ी हमने कि घर में नागार्जुन अपर गंगे और भंडानक, पड़ोसी चंदेल, चालुक्य और गहडवाल। अब कौन बचे? विदेशी। विदेशियों की बात करते हैं।
मोहम्मद गोरी नाम का व्यक्ति वहां गजनी के अंदर शासन संभालता है। गोर प्रदेश के रहने वाले थे, इसलिए इनके नाम के पीछे गोरी है। गजनी अफगानिस्तान के अंदर जगह बनती है, वहां के ये लोग राजा बनते हैं। कालांतर में यह आगे बढ़ने का प्रयास करता है। कहते शुरुआत में इसने गुजरात पर अटैक किया था, सिंध वाले रास्ते से होते हुए गुजरात की तरफ गया था। 1178 के अंदर ये गुजरात पर आक्रमण कर देता है। भीम सेकंड, जैसे हम मूलराज सेकंड के नाम से भी जानते हैं, वह उस समय गुजरात का राजा हुआ करता था। हम आगे और पढ़ेंगे, जब चालुक्य में पढ़ाऊंगा तब इनके बारे में थोड़ी और बातें बताऊंगा आपको। वह छोटा था, इसलिए उसकी मम्मी नायिका देवी उस समय शासन संभालती है। और 1178 में मोहम्मद गोरी के उस हमले को नायिका देवी न केवल रोकती है, बल्कि अबू की तलहटी के उस युद्ध के अंदर वो तुर्क सेना को भागने पर मजबूर कर देती है। मुझे इतिहासकारों पर बड़ी दया सी आती है कि इतने महान युद्ध को, जिसके अंदर महिला नेतृत्व करके मोहम्मद गोरी जैसे दुर्दांत आक्रमणकारी को वापस भगा देती है, मेन डिस्कोर्स के अंदर स्थान क्यों नहीं दे पाया? हम क्यों उस नायिका देवी को एज ए नायिका क्यों नहीं जानते हैं? जिस मोहम्मद गोरी के पर्चे बाद में हमारे इतिहास के अंदर बड़े बड़े तरीके से पढ़े जाते हैं, विरदावलियां गाई जाती है, जिसके सेनापतित्व के कस्में ली जाती है, उसे एक महिला सेनापति ने अबू की तलहटी से आगे नहीं बढ़ने दिया था। मोहम्मद गोरी को लगा यार इस साइड से नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने अपने आसपास वाले इलाके जीतने शुरू किए। अफगानिस्तान से नीचे ढलेंगे तो पाकिस्तान वाला पंजाब बनाना शुरू होगा, उसने पाकिस्तान वाले पंजाब पे आक्रमण करना शुरू किया। लाहौर तक, मुल्तान, उच्च, इन जगहों पर उसने कब्जे करने शुरू किए। 1186 के आसपास तक जाते जाते वह चौहान साम्राज्य की सीमा को टच करने लग गया था। 1186 से लेके 1191 का जो 5 साल का टाइम है, इसमें चौहानों और गोरी के बीच में छोटी मोटी कई झड़पें होती है, जिन्हें हम कई जगह पढ़ते हैं 21 बार लड़े थे, कई जगह पढ़ते हैं 24 बार लड़े थे, कई जगह पढ़ते हैं हम 7 बार लड़े थे। हमारी लोक कहानियां कहती है कि 17 बार लड़े थे। अलग अलग कई बातें हैं, पर हिस्ट्री में हम जिन युद्धों को जानते हैं वो 2 युद्ध है जो कि हरियाणा के तराइन नाम के स्थान पर लड़े गए, जिनको कि हम तराइन का पहला युद्ध और तराइन के दूसरे युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि 1191 में और 1192 के अंदर हुए थे। तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध हरियाणा के करनाल जिले के अंदर ये तारावड़ी या तराइन नाम की एक जगह है, जहां पर गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुए थे, जिन्होंने भारतीय इतिहास को आगे आमूलचूल परिवर्तन करने पर बाध्य कर दिया था। उनकी बात करेंगे हम। टसल का कारण यह हुआ कि जब वो आगे बढ़ रहा था, उसने पाकिस्तान वाले पंजाब तक कब्जा कर लिया था। अब वो भारत वाले पंजाब में एंट्री कर रहा था। पृथ्वीराज चौहान को लगता था ये मेरी टेरिटरी है, और उसने एक जगह पर कब्जा कर लिया था, तबर हिंद। हम कहते हैं हमारे आज का भटिंडा है, पंजाब में जो भटिंडा नाम की जगह पड़ती है, हम कहते हैं कि उसका जो नाम था किसी टाइम में तबर हिंद हुआ करता था। और गोरी तबर हिंद पर कब्जा कर लेता है और अपने बंदे को यहां पर केयर टेकर बना देता है, काजी जियाउद्दीन। जियाउद्दीन का जिया लग गया होगा यहाँ पे, तो उनको कहा कि काजी साहब आप यहीं जी लगाइए, इधर रहिए, अपने भटिंडा में रहिए, तबर हिंद के अंदर रहिए। पृथ्वीराज चौहान को जब ये पता चला तो पृथ्वीराज चौहान अपनी एक बड़ी सेना लेकर तबर हिंद की तरफ प्रस्थान करता है। जब गोरी को पता चला कि वो मेरे भटिंडा का किला छीनने के लिए आता, तो उधर से गोरी अपनी एक सेना लेकर आता है। तराइन के मैदान में उन दोनों के बीच में युद्ध होता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान गोरी को हरा देता है। तो इस पहले तराइन के पहले युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान जीतता है। पृथ्वीराज और गोरी के बीच में जो युद्ध हुआ, जो कि तबर हिंद को लेकर हुआ, उसमें किसकी जीत हुई? पृथ्वीराज की जीत हुई। हमारी कहानियां ये कहती है कि उस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज के साथ में दिल्ली का गोविंदराज तोमर गया था। गोविंदराज या गोविंद राय कहते हैं। तोमरों की थी दिल्ली, तो यहां का कोई गोविंदराज तोमर था, वो पृथ्वीराज चौहान के साथ में गया था और उसने एक गोरी के ऊपर वार किया, अटैक किया उसने गोरी पर, और वो गोरी को घायल कर देता है। गोरी अपने घोड़े से गिरने वाला ही था, तभी एक खिलजी सैनिक बहुत बहादुरी के साथ में गोरी को वहां से बचाता है और युद्ध भूमि से बाहर निकाल के ले जाता है। एक कहानी तो यह है कि गोरी भाग जाता है इस युद्ध में, उसकी सेना भाग जाती है, खिलजी सैनिक उसे जैसे तैसे बचा लेता है। गोविंदराज तोमर का नाम याद रखना, जो कि दिल्ली का था, पृथ्वीराज चौहान के साथ इस युद्ध में लड़ा था। अपने राजस्थान की कहानियां यह बताती है कि पृथ्वीराज चौहान गोरी को न केवल घायल कर देता है, बल्कि उसे पकड़ लिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में लेकर आते हैं।
और पृथ्वीराज चौहान पूछता है गौरी से कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। गौरी कहता है कि ये राजन वही सलूक किया जाए जो कि एक राजा दूसरे राजा के साथ में करता है। और पृथ्वीराज कहता है कि सनातन संस्कृति ये कहती है कि दुश्मन यदि माफी मांग ले तो उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। गौरी सामने बेड़ियों में जकड़ा हुआ गिड़गिड़ा रहा था, प्राणों की भीख मांग रहा था। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि इसे छोड़ दिया जाना चाहिए। बाकी मंत्रियों ने ऐतराज जताया। बाकी मंत्रियों ने कहा कि चौहान राज, आपकी बात एकदम सत्य है और भारतीय संस्कृति सनातन धर्म ये कहता है कि यदि दुश्मन माफी मांगे तो उसे छोड़ देना चाहिए, परंतु ये बातें भी सनातन धर्म के दुश्मनों पर ही लागू होती है। जो इस संस्कृति को मानने समझने वाले दुश्मनों, उन पर लागू होती है कि यदि उन पर ऐसा किया जाता है या एहसान दिखाया जाता है तो उसको याद रखते हैं, ये विधर्मी है, विदेशीय है। इस पर ये चीजें लागू नहीं होती है। जिस निश्चलता की आप बात करते हैं वो इनके देश में नहीं है। धोखा, फरेब, चाल, छल, ये सब है इनकी संस्कृति। आप एक बार छोड़ेंगे, अगली बार पुनः आक्रमण करने के लिए आएगा। पृथ्वीराज ने कहा कि इस डर से कि ये पुनः आक्रमण कर देगा, हम अपनी सनातन संस्कृति के उन मूल्यों को भूल तो नहीं सकते हैं। और मंत्रियों, इस बात को चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं कि यदि ये दोबारा आक्रमण करेगा तो हमारी तलवारों के जंग नहीं लगा है, वापस लड़ देंगे। क्या तुम्हें लड़ने में डर लगता है? मंत्रियों ने कहा नहीं सर, ये कोई बात ही नहीं। यदि आपका निर्णय यह है तो हम इस निर्णय में आपके साथ हैं। कहानियां कहती है कि गौरी को छोड़ दिया गया और गौरी उसके बाद वापस गजनी चला जाता है अपने। लेकिन गौरी इस अपमान को भूल नहीं पाया था। वह पुनः तैयारी करता है। किसी एक लेखक ने लिखा है कि गौरी कहता है कि मैंने पूरे 1 साल तक अपने घर नहीं गया, अपने बीवी बच्चों को नहीं देखा। जितनी कठोर जिंदगी वो जी सकता था उतनी जीता है। कबीले के दुर्दांत जो भी आक्रमणकारी थे उनको इकट्ठा करता है, एक बड़ी भारी फौज बनाता है, पुनः बठिंडा की तरफ बढ़ता है। और इस बार आगे आने से पहले उसने अपने एक दूत को और भेजा। सेना के साथ साथ उसका एक दूत आ रहा था और वो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में दूत आया और उसने कहा कि गौरी ने समाचार भिजवाया कि या तो इस्लाम कबूल कर लिया जाए वरना तुम्हारे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाएगा। पृथ्वीराज चौहान ने उसे कहा कि क्योंकि तुम दूत हो और भारतीय संस्कृति यह भी कहती है कि दूत का अपमान नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए तुम अभी तक जिंदा खड़े हो। अपने स्वामी गौर के राजा उस मोहम्मद को जाकर कहो कि अगर जिंदा रहना है तो जहां है वहीं से पुनः लौट जाए, वरना इस बार हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पिछली बार एक बार माफ कर दिया गया है। पृथ्वीराज अपनी सेना लेकर सामना करने के लिए बढ़ता है। वापस एक बार फिर उसी तराइन के मैदान में 1 साल बाद दोनों का आमना सामना होता है। कैंप थोड़े दूर दूर तक लगे हुए पड़े रहते थे। एक तरफ पृथ्वीराज के कैंप लगे हुए, एक तरफ गौरी के कैंप लगे हुए। पृथ्वीराज ने वहां पर जैसे कैंप डाले और गौरी ने पुनः अपना एक दूत भेजा और गौरी ने कहा कि भाई साहब गलती हो गई, मैं गलती से इधर आ गया वापस। आपने कहा था वापस चला जा, पर मैं नहीं गया पूरा, मैं बीच में से वापस आ गया। क्योंकि गजनी में मैं राजा नहीं हूं, मेरे भैया गियासुद्दीन है वो राजा बने हुए हैं। और मैं आपको बता भी नहीं सकता, भैया बहुत क्रूर आदमी है। यदि मैं वापस हार के उनके पास में जाता तो भैया को बहुत गुस्सा आता और भैया तो हाथों हाथ जमीन में गाड़ देते। इसलिए मैं क्या मुंह दिखाऊं उनको, इसलिए मैं तो वापस हमला करने के लिए आ गया। लेकिन अब देखा गया आप तो खुद ही सेना बहुत बड़ी है, इस बार भी पिछली बार की तरह ही होगा मेरे साथ में। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। थोड़े दिन बाद को ठंडी मीठी हो जाने दो, इधर बैठे रहने दो मेरे को, फिर मैं वापस चला जाऊंगा अपने, और अपने बीच कोई लड़ाई नहीं होगी। तब तक मेरे भैया थोड़े शांत हो जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान उसकी इस बात को स्वीकार कर लेता है, पर फिर भी वो एहतियातन, उसे लगता है क्या पता यार आगे बढ़े, वो अपनी सेना लिए वहीं बैठा रहता है। पर अब उसने अपने सैनिकों की संख्या कम करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसकी सीमाएं एक तरफ चालुक्यों से, एक तरफ गहडवालों से, एक तरफ चंदेलों से लगती थी। वो तीनों उसके शत्रु थे, इसलिए उस बाउंड्री की रक्षा करनी भी जरूरी थी। इसलिए वो अपने बेहतरीन बेहतरीन सेनापतियों को या तो लेकर ही नहीं गया था या वो इन बाउंड्री के ऊपर लगा के चला गया था, और वहां पर अपनी थोड़ी बहुत सेना के साथ में वहां पर वो टिका रहता है।
उल्टा गौरी की तरफ से कोई रिएक्शन भी नहीं किया जाता है। गौरी वाकई वहां पर शुरुआती दिनों के अंदर शांत बैठा रहता है। सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग और बोल के जाता है मॉर्निंग वॉक के टाइम में। समाचार पूरे पूछ के जाता है, सर सब सही चल रहा है आपके। कोई पृथ्वीराज सहयोगी आगे मैरिज एनिवर्सरी आई तो बुक और भेजता है मेरी तरफ से आपको और भाभी जी को पूरे पूरे एकदम यूं साइड स्पर्श। पृथ्वीराज को लगता है ठीक ही आदमी है, भाई के चक्कर में इधर बैठा हुआ चला जाएगा थोड़े दिनों में। कहते हैं कि एक दिन गौरी ने अपने समस्त सैनिकों को, सर्दी का टाइम था, और अपने समस्त सैनिकों को कहा कि आज कैंप के बाहर अलाव जलाई जाए, लकड़ियां जलाई जाए खूब, ताकि दुश्मन को दूर से यह मालूम हो कि सब आग ताप रहे हैं, और ज्यादा आग होगी तो उसे लगेगा सारे के सारे आग ताप रहे हैं। खूब सारी लकड़ियां जलाई गई अपने कैंप के बाहर। अंधेरा था, वो दूसरी साइड से अपनी एक बड़ी सी सेना लेकर पृथ्वीराज की तरफ बढ़ता है। इन लोगों को तब तक पता नहीं था कि ऐसे भी अपने पर हमला किया जा सकता है, और ये लोग लगभग इस मामले में शांत हो चुके थे कि अब गौरी की तरफ से अपने पर कोई आक्रमण नहीं होगा। निश्चिंत थे, गलती यही थी। निश्चिंत भी इतने कि अब आराम से पार्टियां वार्टियां चल रही थी, दिल बोले चकमक चकमक टाइप की। लेट नाइट पार्टी करके सोए थे। सुबह आधे लोग जागे थे, आधे लोग जाग ही नहीं पाए थे, आधे लोग को नित्य क्रियाओं के अंदर व्यस्त थे। इतने में मोहम्मद गौरी एक बड़ा आक्रमण करता है। एक सुव्यवस्थित सैन्य संगठन का मामला वह सेना कैसे कर पाती जो अभी तक पूरी जाग भी नहीं पाई थी, जिस सेना को पता ही नहीं था कि हम पर आक्रमण हो सकता है, जो अपनी नित्य क्रियाओं के अंदर लगे हुए थे। ट्रेन का दूसरा युद्ध वास्तव में युद्ध नहीं है, बी ट्रायल है, विश्वासघात है, अचानक किया गया हमला था, घात थी वो। हारना था, स्वाभाविक बात है, हारना था। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान पहले अपने हाथी पर बैठकर लड़ने के लिए जाता है, लेकिन बाद में वो अपने घोड़े पर उतरता है। ऐसी कई कहानियां और है कि उसका घोड़ा बदल दिया गया था, जो वास्तव में जिस घोड़े को वो युद्ध में लेकर जाता था वह घोड़ा नहीं था, उसे एक दूसरा घोड़ा दे दिया गया था, और उसके किसी व्यक्ति ने गद्दारी की थी और मोहम्मद गौरी को ये बात बता दी थी कि इसको कोई ऐसा घोड़ा दे दिया जाए जो डांस करता हो। और जैसे पृथ्वीराज चौहान अपने डांस वाले उस घोड़े पर चढ़ा और उधर से जैसे ढोल बजने लगे, उस घोड़े ने डांस करना शुरू कर दिया। इसलिए आप अक्सर पढ़ते हो कि पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम नाट्यरंभा था। तो नाट्यरंभा इसीलिए कि नाचने लग जाता था, और पृथ्वीराज चौहान को लगा ये नाचते नाचते मराएगा, तो पृथ्वीराज चौहान वहां से निकल जाता है, युद्ध की भूमि से निकल जाता है। हरियाणा में एक जगह और पड़ती है सिरसा, तुर्क सेना पीछा करती है, दूसरे युद्ध के अंदर चौहान हार जाते हैं। सिरसा के अंदर पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहानियां फिर चेंज होती है। कुछ कहानियां कहती है कि वहां पर उसे गिरफ्तार करते ही मार दिया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उसको अजमेर लेकर आए थे, ऐसा हसन निजामी कहता है। एक राइटर हुए हसन निजामी, कंटेम्पररी राइटर उस टाइम के, जो एक बुक लिखते हैं ताज उल मासिर, नाम याद रखना भाई, मिडेवल में भी काम आएगी। हसन निजामी की पुस्तक है ताज उल मासिर, और वो ताज उल मासिर के अंदर लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में उसे अजमेर लाया गया, अजमेर लाके उसे पुनः राजा बना दिया गया। उसने अधीनता स्वीकार कर ली। थोड़े दिनों बाद वो एक बार फिर षड्यंत्र करने का प्रयास करता है, फिर गौरी के खिलाफ लड़ने का प्रयास करता है। इस बार उसे पकड़कर मार दिया गया था। एक कहानी कहती है कि जहां पकड़ा था वहीं मार दिया था। हसन निजामी ताजुल मासिर के अंदर कहते हैं कि उसे यहां पर लेकर आए थे, अजमेर में कुछ दिन उसने शासन किया था। इसके बाद वापस वो गौरी के खिलाफ बगावत, रिबेल करने का प्रयास करता है, और इस बार उन्होंने इसे मार दिया था। राजस्थानी कहानियां अपनी दूसरी बात कहती है। चंद बरदाई अपने पृथ्वीराज रासों के अंदर लिखते हैं कि सिरसा से पकड़ने के बाद उस व्यक्ति को मोहम्मद गौरी पकड़कर गजनी ले गया, और जैसा कि अक्सर तुर्क राजा दूसरे दुश्मन के साथ किया करते थे, उसे जेल के अंदर डाल दिया गया और उसकी आंखें निकाल दी गई। चंद बरदाई कहते हैं कि मैं पृथ्वीराज चौहान का दोस्त था, और मुझे जब ये पता चला कि मेरे दोस्त को पकड़कर गजनी ले गए तो मैं पीछे पीछे गजनी चला गया। जब पृथ्वीराज चौहान से मिला जाकर गजनी में, तो मुझे पता चला कि मेरे सम्राट की दोनों आंखें निकाल दी गई है। वहां हम दोनों ने आपसी बातचीत के अंदर एक योजना बनाई और मैं गौरी के पास गया, ऐसा चंद बरदाई कहते हैं। चंद बरदाई गौरी के पास गए और उन्होंने गौरी को जाकर कहा कि सम्राट ये क्या किया, हमारे राजा ने जब तुम्हें पकड़ा था तो तुम्हें ससम्मान छोड़ दिया था, वहां से वापस भेज दिया था, तुमने हमारे राजा को पकड़ा तो आंखें निकलवा दी।
गौरी ने कहा कि अपनी अपनी संस्कृतियों की बात है, तुम्हारी संस्कृति कहती है कि दुश्मन माफी मांग ले तो छोड़ देना चाहिए, हमारी संस्कृति कहती है कि आंखें फोड़ देनी चाहिए, अभी तो आंखें फोड़ी मारेंगे हम। चंद्रप्रदाई कहता है कि जैसे आपके कानून है वैसा आप करोगे, चूंकि बंदी बना लिया आपने। पर मैं कहना चाहूंगा आपको, यार ये व्यक्ति एक अलग सी कला में निष्णात है, एक्सपर्ट है। यदि तुमने वो नहीं देखी इसकी तो फिर मतलब ही क्या हुआ। गौरी ने कहा वह क्या है, और उसने कहा कि शब्द भेदी बाण चला सकता है। गौरी ने कहा मतलब, उन्हें आवाज सुन के ये व्यक्ति तीर मार सकता है, सटीक निशाना लगा सकता है वहां पर। गौरी ने कहा चंद्रबरदाई मैं मिला सुबह से, ऐसी मजाक अच्छी नहीं होती। बिना आंखों के जब दिखता ही नहीं है तो निशाना कैसे लगेगा टारगेट पे। चंद्रबरदाई ने कहा कि तुम शायद हमारी संस्कृति को ढंग से जानते ही नहीं हो, हमारे बहुत सारे राजा हुए हैं जिन्होंने शब्द भेदी बाण चलाए हैं। भगवान राम के पिता दशरथ इस को जाना करते थे। एक दिन जो वो सरयू नदी के किनारे अपना मचान लगाकर बैठे हुए थे, अपने सैनिकों को कहा कि मैं सरयू नदी के पास में मचान लगाकर बैठूंगा, और जैसे सरयू नदी के अंदर कोई जंगली पशु पानी पीने के लिए आएगा, जैसे ही वो पानी में मुंह डालेगा, छपाक की आवाज के साथ में तीर चलाकर उसको मार दूंगा। घनघोर अंधकार में भी वो शब्द भेदी बाण चला दिया करते थे। बदकिस्मती विडंबना की उस दिन पानी पीने के लिए कोई पशु नहीं आया, बल्कि उससे पहले ही पानी भरने के लिए वह व्यक्ति आया जो अपने अंधे माता पिता को अपनी कावड़ के अंदर उठाकर संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करवा रहा था। वह व्यक्ति जिसको भारत की सभ्यता आज भी आज्ञाकारी पुत्र के रूप में जानती है, वह श्रवण कुमार जिसके हम रक्षाबंधन के दिन पूजा करते हैं, वह पानी भरने के लिए आया। जैसे श्रवण कुमार ने अपने बर्तन को सरयू नदी में डाला और छपाक की आवाज ने राजा दशरथ ने चौकन्ना किया, उन्होंने तीर चलाया, श्रवण कुमार वहीं पर मारा गया। राजा ने जब मनुष्य की चित्कार सुनी तो राजा दौड़कर आए और उन्होंने देखा कि मैंने एक व्यक्ति को मार दिया है। व्यथा से ग्रस्त हुए, उस लाश को लेकर वो अंधे माता पिता के पास पहुंचे, माफी मांगी उनसे, लेकिन अंधे माता पिता ने कहा कि हे राजा दशरथ, अंधे लोग तुम्हारा क्या ही बिगाड़ सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार आज तुमने हमारे पुत्र श्रवण कुमार को मार दिया है और हम इस पुत्र वियोग के अंदर आज मर जाएंगे, एक दिन तू भी इसी प्रकार अपने पुत्र वियोग के अंदर मारा जाएगा। कालांतर में कैकेयी के वरदान और उस कहानी ने भगवान राम को वनवास दिलवाया और भरत को राजतिलक दिलवाया। भगवान राम के वियोग के अंदर राजा दशरथ उसी प्रकार तड़प तड़प के मरे थे जिस प्रकार श्रवण कुमार के माता पिता मरे थे। चंद्रबरदाई ने कहा कि हमारे पूरी रामायण ही इस बात पर रच दी गई कि शब्द भेदी बाण है और तुम्हें विश्वास नहीं है। सुल्तान ने कहा कि हाथ कंगन को आरसी गया, सुल्तान इस कारनामे को देखना पसंद करेगा। दूसरे दिन एक बड़े से मंच पर सुल्तान को बिठाया गया, प्लेटफॉर्म पर। नीचे एक छोटा प्लेटफॉर्म लगा के पृथ्वीराज चौहान को वहां पर खड़ा किया गया। उसके सामने घंटी बांधी गई और कहा कि जैसे घंटी पर टन की आवाज आए, पृथ्वीराज चौहान को वहां पर तीर चलाना है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा ठीक है, चला दूंगा। चंद्रबरदाई आगे से और लिखते हैं कि उस समय मैंने पृथ्वीराज चौहान को हमारी देशज भाषा में, हमारी लोकल भाषा के अंदर एक दोहा सुनाया और मैंने उसे कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान, तुम्हें इस टन की आवाज पर, घंटी की आवाज पर तीर नहीं चलाना है, तो मैं तुम्हें इशारा कर रहा हूं, तीर उस तरफ चलाया जाए, मोहम्मद गौरी वहीं पर बैठा हुआ है, उसे मार दिया जाए। आप ज्यादातर उस दोहे को, उस कहानी को जानते हो। 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान। ये 4 बांस 24 गज और 8 अंगुलियों जितनी दूरी पर सुल्तान बैठा हुआ है, चौहान चूक मत जाना, आज यहां तीर चलाया जाए। पृथ्वीराज चौहान सटीक उसी दिशा में तीर चलाता और मोहम्मद गौरी को मार देता है। चंद्रबरदाई कहता है कि हम दोनों की पहले से योजना थी और हम दोनों ने एक दूसरे के कटार मारकर अपनी यह लीला, जीवन लीला को वहां पर समाप्त कर दिया। ऐसी कहानी चंद्रबरदाई अपने पृथ्वीराज रासो के अंदर सुनाता है। हालांकि जब ये कहानी सुनते हैं तो एक सवाल स्वाभाविक रूप से हम सबके मन में उठता है कि जब चंद्रबरदाई वहां पर पृथ्वीराज चौहान के साथ ही मारा गया तो ये कहानी सुनाई किसने। एक हॉलीवुड की बहुत अच्छी मूवी है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, और उसके अंदर कहा जाता है कि जो भी इन कैरेबियंस के जाल में फंस जाता है वो कभी जिंदा बचकर वापस नहीं आता। और जैक स्पैरो कहता है तो फिर ये बताया किसने कि उनके जाल में कोई कैसे फंसता है। कुछ वैसा इस कहानी में, पर उसका तो हम उत्तर देते हैं कि कालांतर में चंद्रबरदाई के बेटे जलहण ने इस पुस्तक को पूरा किया था। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो की हिस्टोरिकली एविडेंस ज्यादा नहीं मिलते, उसको हिस्टोरिकली कंसीडर नहीं किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि चंद्रबरदाई नामक व्यक्ति जो था वो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहा तो था, पर ये उसी ने पृथ्वीराज रासो लिखा है, इस पर बहुत बड़े डाउट है।
क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पृथ्वीराज रासो के बारे में सबसे पहली जानकारी राज प्रशस्ति से मिलती है कि महाराणा राज सिंह जब राज प्रशस्ति लिखवा रहे थे तब उन्होंने अपने कई दूत आसपास के क्षेत्रों में भेजे और उनको कहा कि जाओ और आसपास का इतिहास लेकर आओ। उनका कोई दूत जब अजमेर पहुंचा तो वहां पर एक व्यक्ति उसके सामने आया और उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहने वाले चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक है, जिसमें उस समय की तत्कालीन इतिहास की जानकारी है। और उस पुस्तक की खूब सारी बातें राज प्रशस्ति के अंदर लिखी गई और वहां पर इसका सबसे पहले जिक्र आता है। राज प्रशस्ति लिखी गई 1676 में, हम युद्धों की बात कर रहे हैं 1191-92 के आसपास में। इसलिए मामला मैच नहीं कर पाता थोड़ा, इसलिए कहा गया कि यार क्या पता किसी ने बाद में ये पुस्तक लिखी हो, कहानियों किंवदंतियों के आधार पर लिखी हो, क्योंकि इसी किताब में संयोगिता वाला मैटर है, इसलिए डाउट कर लिया जाता है। इसी किताब में शब्द भेदी बाण और वहां जाकर मरने वाली बातें, इसीलिए इस पे डाउट कर लिया जाता है। क्योंकि कालांतर में जब मैन हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि मोहम्मद गौरी ने 1206 में भारत पर पुनः आक्रमण किया था और उस समय एक खोखर ने उसके छुरा मारकर हत्या कर दी थी। फिर दोनों बातें क्लेश करती है आपस के अंदर। इसलिए इस कहानी को, चंदबरदाई वाली इस कहानी को हिस्टोरियन ने ज्यादातर ने नकारने की ही कोशिश की, पर हमारी फोकलोर के अंदर तो यही प्रसिद्ध है। आज भी थोड़ा बहुत इतिहास का जानकारी शब्द भेदी बाण की कहानी को बड़े चटकारों, बड़े चाव के साथ में सुनाना पसंद करता है। ये दोहा राजस्थान के घर घर के अंदर प्रचलित है, भले वो अनपढ़ आदमी वो भी इस बात को आपको सुना देता है। तो 2-3 अलग अलग सी कहानियां, अपने को इसमें नहीं जाना। अपने ज्यादा याद रखने वाली बात तो ये कि कौन से कंटेम्पररी राइटर ने ये कहा था कि पृथ्वीराज चौहान को वहां से गिरफ्तार करके वापस अजमेर का राजा बनाया गया था और कालांतर में यहाँ पर विद्रोह करता हुआ मारा जाता है, तो हसन निजामी ताजुल मासीर के अंदर कहता है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसा कि वो कहता है कि यहाँ पे षड्यंत्र करता है, हम उसको मार देते हैं, तो इस बार उसे वापस पकड़ कर लेकर गए हो, गजनी लेकर गए और वहां पर ले जाकर उसे मार दिया। मारने का तरीका तुर्कों में उन सब में एक जैसा ही हुआ करता था, बीच के अंदर खड़ा किया जाता था और पत्थर मार मार के मारा करते थे। मुझे लगता है ऐसे होंगे, ताने गीत गाए होंगे, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, शैतान को जैसे मारा जाता है वैसे उस व्यक्ति को मार दिया गया था। ये उसका अंत को लेकर कई सुखांत दुखांत घटनाएं, कई कहानियां आपने को सुनाई देती है। 2 युद्ध याद रखना आपने। तो त्रैन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तबर हिंद या भटिंडा को लेकर हुआ था, जिसमें वो भटिंडा पर कब्जा करके उसे काजू जियाउद्दीन को दे देता है। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध के अंदर हरा देता है, गोरी घायल हो जाता है, जिसे घायल दिल्ली के गोविंदराज तोमर ने किया था। दूसरे युद्ध के अंदर इस बार अचानक मोहम्मद गौरी के हमले से चौहान संभल नहीं पाए, इस युद्ध के अंदर वो हार जाते हैं। उसके घोड़े का नाम याद रखो तो रख लेना, नाटेरंबा। सिरसा नामक स्थान से उसे गिरफ्तार किया गया। हसन निजामी अपनी पुस्तक ताजुल मासिर में कहते हैं कि उसे पुनः अजमेर का राजा बनाया, फिर उसने रिबेल किया हमारे खिलाफ, फिर हमने उसको मार दिया था। 2 युद्ध है, प्रसिद्ध युद्ध याद रखना। हरियाणा में जगह पड़ती है 1191 1192। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन, सेकंड बैटल ऑफ टेरेन, त्रैन का पहला युद्ध और त्रैन का दूसरा युद्ध। याद रह जाएंगे मेरे समझ में आपके, तो याद रख लेना भाई। मुझे यहाँ पर हमेशा इंग्लिश मीडियम वालों का यूं अच्छा सा लगता है कि तराइन को इंग्लिश मीडियम वाले लोग बोलते हैं टेरेन, प्योर इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं। कई होंगे तो क्या अध बिचले से हो जाते हैं, ना तो हिंदी ढंग से आती है ना अंग्रेजी अच्छी आती है, वो तो अपने तरह त्राई में बोल लेते हैं। और जो कॉन्वेंट वाले ये जो बच्चे होते हैं इनको लगता है कि नहीं मैं क्लास में पढ़ा भी दूंगी त्राइन का युद्ध, तो उनको लगता है क्या बता दिया। तो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन ये करने में थोड़ा कूल भी लगता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। एक दिन मैं इस घटना से थोड़ा जुड़ा हुआ था, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ एक बार ऐसा, मैं बताऊंगा आपको ताकि याद रहे आपकी ये चीज। हालांकि क्लास इस मामले में थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर आप चाहो तो इसको काट के आगे वाली देख लेना, सुनना चाहो तो सुन लेना आप थोड़ी सी बात। 2016 वाले इंटरव्यू चल रहे थे, 2016 वाली जो वैकेंसी थी उसका मेंस का रिजल्ट आ गया था, लोग इंटरव्यू की तैयारियां कर रहे थे। इधर प्री की वैकेंसी आई हुई थी, शायद 2018 के प्री की वैकेंसी आई हुई थी, तो हमारे पास प्री के बैच बने हुए, बहुत भयंकर वाले से बैच बने, और हम उनके अंदर लगे हुए, सुबह से शाम तक उन प्री वाले बैचों के अंदर पढ़ाते। प्री की वैकेंसी आने के बाद में जो प्री की तैयारी करते हैं तो टाइम कम होता है, तो फिर लंबी लंबी क्लासें, जल्दी जल्दी पढ़ाओ, वैसा कुछ मामला हो जाता है। आप लोग इस मामले में थोड़े सही हो कि आपने तैयारी अभी शुरू की, तो उतना मारामारी नहीं होती। उस टाइम थोड़ी मारामारी बढ़ जाती है, और तो कुछ ही नहीं होता, उसमें भी लोग सिलेक्ट होते हैं, उसमें भी लोग अच्छे से पढ़ते हैं। तो दिलीप सर के पास में, दिलीप सर के कोई पुराने स्टूडेंट, अब के RS माया जाल है जी, एक आप तैयारी भले 2020 में शुरू करो, भले ही आपका 2022 के अंदर सिलेक्शन हो जाए, पहली वैकेंसी में 2021 के अंदर ही सिलेक्शन हो जाए, पर किसी की रैंक अच्छी नहीं आए, किसी को पोस्ट अच्छी नहीं मिले, वो फिर एग्जाम देता है, फिर एग्जाम देता है। तो अंडरवर्ल्ड है, आदमी आता मर्जी से, जाता मर्जी से नहीं है।
तो कई भौमीय जो बर्फानी बाबा हो चुके थे 2007 में, कोई आरएस सेलेक्ट हो गया, वो वापस 2016 में इंटरव्यू कॉल हुआ था, पहले इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ उसका, मान लो, या हुआ तो वापस उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनको लगता था इस बार थोड़ा ढंग से तैयारी करनी। वो सर के पास आए, उन्होंने सर को कहा कि सर हमें थोड़ी हिस्ट्री पढ़ाओ। पहले दिलीप सर ही हिस्ट्री पढ़ाया करते थे, राजस्थान भी दिलीप सर पढ़ाते, बाकी हिस्ट्री भी दिलीप सर पढ़ाया करते, वन मैन आर्मी हुआ करते थे, तमाम सब्जेक्ट, मेरे सारे सब्जेक्ट दिलीप सर से पढ़े हुए, हिस्ट्री पढ़ा हुआ, पॉलिटी पढ़ा हुआ, इकोनॉमी पढ़ी हुई है, फिलोसफी पढ़ी हुई है, इथिक्स पढ़ी हुई है, फिजिक्स पढ़ाया करते, हिंदी पढ़ाते, इंग्लिश पढ़ाते, सारे थे इस सर के पास, ये सर ही पढ़ाया करते सारे सब्जेक्ट। तो उनका सर हम आपसे पढ़े हुए हैं और आप हमें हिस्ट्री पढ़ाओ। सर ने कहा टाइम नहीं है, बैच चल रहे हैं बहुत भयंकर वाले, और आपको यार क्या पढ़ाऊं, सब कुछ आता ही है, आरएस सेलेक्ट हो रखे हो आप लोग। और नहीं सर आप पढ़ाओ। सर ने वापस आया, नहीं टाइम ही नहीं है, एकदम ही टाइम नहीं है सर, एक दिन निकाल लो, एक दिन। तो सर ने लास्ट में फाइनली कहा यार मैं तो हिस्ट्री पढ़ानी छोड़ दी, भूल भाल गया, और मेरे तो खुद के हमारे स्टूडेंट है, वो अब हिस्ट्री पढ़ाता है, आपको तो उससे पढ़वा दूं। तो उन्होंने कहा कि यदि सर ठीक ज्ञान हो, हिस्ट्री का थोड़ी आती हो तो पढ़वा दो। सर ने कहा हाँ यार बता ही देगा इतना तो, आप जितना तो बता ही देगा। सर ने दूसरे दिन मुझे कहा कि यार वो लोग हैं उनको हिस्ट्री पढ़ानी है। मैंने सर को वापस कहा कि दो प्रॉब्लम है, एक तो अपने पास जगह ही नहीं है, अपने सब बेचों सब रूम्स के अंदर वो चल रहे हैं, बैच चल रहे हैं, फिर मैं फ्री नहीं हूं, मैं 7 से 7 क्लास लेता हूं, पढ़ाएंगे कब। सर ने कहा हाँ यार ये बात सही है। सर ने उनको फोन किया कि यार वो जगह ही नहीं है, आपको पढ़ाएंगे कहाँ, आप 15-20 लोग तो हो कम से कम, पहले आप आए नहीं जब हमने इंटरव्यू का बैच चलाया था, लास्ट टाइम में आए आप। तो उन्होंने कहा सर जगह का हम जुगाड़ कर ले, तो हम कोई हॉल वॉल ले ले, वहां बैठ जाए, आपका बंदा वहां जाए। तो सर ने मुझे कहा यार अब इतना ही कह रहे हैं तो चले जाओ, अपने चले गए। सर को मैंने टाइम, सर ने कहा सुबह 7 से 9 वाली ये क्लास इसकी फ्री कर दो रे, मैनेजमेंट वालों का, नहीं 9 से 11, 7 से 11 फ्री कर दो इसको। मेरी जगह कोई टेस्ट लगा दिया, कोई दूसरे टीचर को भेज दिया, 11 बजे तू आ जाना, 4 घंटे में उनको बता देगा, वहां बता दो। मैं गया, उनमें से कुछ लोग मुझे जानते भी थे, दुआ सलाम हुई, 15-20 लोग सीधे बैठे हुए थे, अपने चेयर पे जाके बैठ गए। मैंने उन्हें कहा कि 4 घंटे का टाइम है, आपके बड़े बड़े जो भी प्रॉब्लम आती है वो क्वेश्चन मेरे से आप पूछ लो, जितने होंगे मैं उतना बताने को प्रयास कर लूंगा। इस तरह के जो भी कोई क्वेश्चन होते हैं कि अशोक महान था, अकबर महान था, प्रताप महान था, इनके सर क्या रिप्लाई देने हैं, इंटरव्यू में पूछ ले तो क्या बताना है, अपन ने सब बताया एकदम। और चूंकि मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके गया था कि दिलीप सर ने अपनी जगह भेजा था, इसलिए मैं डर भी रहा था कि कहीं ये रिजेक्ट नहीं कर दे, नहीं कर देगा यार फर्जी आगे, 4 घंटे का टाइम खराब करके चला गया। इसलिए मैं हर आंसर के बाद उनके चेहरे रीड करने का प्रयास करता था कि संतुष्ट है कि नहीं, और उनकी आंखों से मुझे लगता था कि नहीं यार ये मेरे उत्तर से संतुष्ट हुआ है। ऐसा जब होता है तो मानव स्वभाव है, आपको अच्छा लगता है यार, मुझे लगता है कि नहीं यार अपने एकदम सटीक दिशा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने मेरे से इंडियन, राजस्थान, वर्ल्ड के जो बड़े बड़े क्वेश्चन हो सकते थे, इंटरव्यू में बड़ी बड़ी चीजें पूछी जाती, वो सारी पूछी उन्होंने, मैंने सारे जवाब दिए। फाइनली 11:15 बजे उनमें जो सीनियर थे उन्होंने कंक्लूड किया इसको और कहा कि अब सर को 11 बजे जाना है, दिलीप सर का फोन आया था कि 11 बजे तक फ्री कर देना, तो आपके पास कोई यदि कोई लास्ट सवाल हो तो पूछ लो। मेरे सामने पानी की बोतल ला के रख दी, तो अपने पानी वानी पिया, अब तो जाना ही है अपने को। उन्होंने कहा नहीं कोई सवाल नहीं, हो गए सर। अब उठने वाले ही थे, इतने में किसी लड़के ने हाथ खड़ा किया, वो भी सिलेक्ट हो रखे थे, पुराने को सीनियर थे। मगर जी पूछिए, बताइए सर बैटल ऑफ टेरेन के बारे में आपका क्या कहना है। सच्ची बताऊं मैंने ये नाम भी नहीं सुना था कभी, पर अब दिक्कत ये कि आप साफ साफ मना कर दो तो बेइज्जती, कि 4 घंटे तक तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ये है वो है, तेरे को ये भी नहीं आ रहा। तो भगवान बुद्ध एक बहुत अच्छा सा सिद्धांत दे के गए कि मास्टर को यदि कुछ नहीं आए ना तो मास्टर मुस्कुरा दे। हंसी क्लास चलती है, ऑफलाइन क्लास चलती है, और कोई बच्चा ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो आपको नहीं आ रहा, और आपको बस यही नहीं आया, बच्चों को लगता है इतना इजी था कि सर मजाक उड़ा रहे हैं, कि तेरे को ये भी नहीं आता। बच्चा कहता नहीं सर आगे तो बैठ जाओ। हालांकि मास्टर मन ही मन सोचता है कि आ गया तो मुझे भी बता देता कि अगली क्लास में तो पता चल जाए कुछ। और मैंने कहा बैटल ऑफ टेरेन के बारे में तो क्या ही बताना है, हालांकि मुझे दूर दूर तक भी नहीं पता कि ये क्या है, उसमें कोई खास बात भी नहीं है। वापस क्वेश्चन किया, हाँ सर वैसे तो कोई खास बात नहीं, पर फिर भी थोड़ा आप एलिब्रेट कर दोगे तो ठीक रहेगा। मैं मन ही मन सोचूं कि सर एलिब्रेट कहां से कर दे, सर को नहीं आ रहा है।
पर फिर मेरे को लगा कि यार यदि अपने को 30-40 सेकंड का टाइम मिले ना तो निकल के आ जाए, क्या पता हो अपने दिमाग में वो इस टाइम स्पॉन्टेनियस याद नहीं आ रहा हो अपने को, क्या करें। तो पानी वाली बोतल पड़ी थी, मैंने कहा अच्छा तो बैटल ऑफ टेरेन बताना है, यूं करके पहले पानी वाली बोतल लेके पानी पिया ताकि लोगों को लगे पानी पी रहा है, पानी पी के बताएगा। अपने सोचे और आप मानोगे नहीं, मैंने मेरे दिमाग को ग्रिल करके रख दिया था। इंडियन, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, राजस्थान, वर्ल्ड, मेरे दिमाग में जितने नोट्स किताबें थी एक सारी 30 सेकंड के अंदर उभर के आ गई और सारी किताबें कही कि इस हार्ड डिस्क में बैटल ऑफ टेरेन नहीं है। पानी भी पी लिया, नीचे वापस रखे, क्या बोलूं अब मैंने वापस लास्ट रिप्लाई किया, मैं कहा हाँ धीरे धीरे बोलूं, क्या पता अपने दिमाग में ये कोई क्लू दे दे, पर वो क्लू देने के लिए तैयार नहीं। हाँ तो क्या बताना था आपको, क्या पूछ रहे थे आप? मुझे लगा इस बार कोई आसपास का दूसरा नाम ले तो अपने को याद आए घटना, और मैं वापस कहा कि हाँ सर वही बैटल ऑफ टेरेन के बारे में पूछना था और कुछ नहीं। मैंने कहा अच्छा तो वैसे भी क्या जानना है जैसे आपको बैटल ऑफ टेरेन में? तो उनके मुंह से निकला कि सर वो पृथ्वीराज, मगर रुको वो अब रुक जा, अब मैं समझ गया, अब मैं पृथ्वीराज चौहान के बाप दादाओं के आंतड़े बिखेर के रख दूंगा यहाँ पे, मुझे एक एक घटना याद है। अच्छा ये तराइन वाले युद्ध का ही पूछ रहे हो क्या? आना मुझे 15 मिनट बाद में था, पर मैंने उस दिन आधे घंटे तक उनको और तराइन के युद्ध की बात बताई, खुद को प्रूव करने के लिए कि नहीं अपने को आता है। क्लास के अंदर आया तो क्लास में बच्चे बोले सर 11:20 पर आए हो, क्लास तो 11 बजे शुरू नहीं थी, आज तो लेट कर दिया। तो मैंने बच्चों को कहानी सुनाई कि आज तो यार मरते मरते बचे। नए लोगों में यूं बेइज्जती सी फील होती, अपने लोगों तो बेइज्जती फील नहीं होती। बता दें टाबरों क्या नहीं आ रहा था अपने को। तो मैंने कहा अरे आज तो यार मरवा दिया, इंग्लिश मीडियम वालों रहे तुम मुझे बताते क्यों नहीं रहे इसको, ऐसे कहते हैं आज दिन तक नहीं बताया, मंगतों ने तुम्हारे चक्कर में मेरी बेइज्जती हो जाती, वहां पे पानी फिर जाता, सब कुछ मटिया मेट हो जाता। आज क्या बात हुई सर, क्या बात हुई? मैंने उनको बताया अरे यार इस तरह इनको टेरेन कहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। तो बच्चे हंस लिए, थोड़ी देर हंसी मजाक सी हो गई, फिर हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। आप सुनिए आगे की बात। उसी साल आईएएस का एग्जाम, मेंस का एग्जाम, हिस्ट्री का पेपर, इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ टेरेन, हिंदी के अंदर लिखा हुआ टेरेन के युद्ध का महत्व बताइए। नहीं लिखा उसने तराइन, क्योंकि गूगल ट्रांसलेशन करता और उसने टेरेन को टेरेन लिख दिया। शाम को बच्चे मेरे पास आए, उन्होंने बोला सर थैंक यू। मुझे लगा क्यों कि सर वो आपने दिन बताया था तराइन को टेरेन कहते हैं। हाँ तो आज हिंदी में भी टेरेन ही लिखा हुआ था। मुझे लगा यार मजाक की बात भी कई बार काम आती है। तो देख लो भाई इंग्लिश मीडियम वालों, मुझे अंग्रेजी आती है, मैंने आज आपको बता दिया कि इसको टेरेन कहते हैं। हिंदी मीडियम वालों तुम इस बात के लिए मुझे थैंक यू बोलना कि मैंने बता दिया कि कभी आपके आ जाए टेरेन तो आपके याद आए पूरा का पूरा टेरेन, सबका सब याद आ जाए कि इसके अंदर क्या बात थी क्या बात नहीं थी। थोड़ी सी बातें हम आगे और पढ़ते हैं। देखो आगे सीधी सीधी सी बात है, हम इस युद्ध के बारे में पढ़ते हैं कि भाई इस युद्ध में क्या हुआ क्या नहीं हुआ था। पहले पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान हार क्यों गया था। मैं बताऊं नॉर्मल सी बातें आपको, सीधी सीधी बातें बताऊं तो मेंस का क्वेश्चन है, 50 शब्दों का क्वेश्चन बने कि पृथ्वीराज चौहान की हार के क्या कारण है। एक कारण तो यह था कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के आसपास वालों ने किसी ने सहायता नहीं की थी, कोई भी दूसरे राजाओं ने सहायता नहीं की, और करते भी क्यों, उसके सबके साथ लड़ाइयां थी, चंदेलों से लड़ाइयां, चालुक्यों से लड़ाइयां, गहडवाल से लड़ाइयां, इसलिए वो अकेला ही गया था। और चूंकि सबके साथ लड़ाइयां थी, नहीं गए वो तो कोई बात नहीं, पर पृथ्वीराज को यह भी डर था कहीं मैं जाऊं और पीछे से ये लोग अटैक नहीं कर दे, तो अपनी अच्छी खासी सेना को यहां पर भी छोड़ के गया था। इसलिए उसकी सेना भी कम हो गई थी और अकेला भी पड़ गया था। दो तो सीधी सीधी सी बातें ये। फिर एक वो जो हम सांगा वाले में पढ़ते हैं कि सांगा ने बयाना के युद्ध के बाद खानवा के युद्ध में 1 महीने का टाइम है और बाबर को युद्ध की तैयारी का पूरा समय मिल गया था। यहां तो साहब 1 साल है कि पूरा 1 साल का टाइम दे दिया आपने युद्ध की तैयारी के लिए उसको। तो गौरी को पूरा टाइम मिला एकदम युद्ध की तैयारी करने का, एक ये भी कारण अपने आप। फिर हमको ये भी मानना पड़ेगा कि गौरी एक अच्छा कमांडर है। कमांडर के पास में सारी चीज होनी चाहिए, केवल वीरता नहीं, डिप्लोमेसी, कूटनीति भी आनी चाहिए। उसने कूटनीति खेली कि उसने कहा कि मेरे भैया ने मुझे भेजा है, मैं तो संधि करने के लिए तैयार हूं। उसने कई दिन अटैक नहीं किया, शांत बैठा रहा। उसने रात को अचानक अटैक किया, उधर वो अलाव जलवा के रखी उसने। हमें यह मानना पड़ेगा कि एक अच्छा कमांडर अपने से कम अच्छे कमांडर से इस युद्ध के अंदर जीत गया था। और पृथ्वीराज चौहान जो है इस मामले में गौरी से कहीं ना कहीं न्यून हुआ, उसमें डिप्लोमेसी का हमें अभाव दिखाई देता है। 4 बड़े बड़े से कारण है। पड़ोसियों ने साथ नहीं दिया, अकेला पड़ गया था।
सेना कम हो गई थी क्योंकि ज्यादातर सेनापति बाकी युद्धों के अंदर उसके व्यस्त हो गए थे। उसने युद्ध की तैयारी का टाइम दे दिया था, और एक आपके गौरी एक अच्छा कमांडर निकला था। दो कारण वो जो मैंने कहा था, जब भी कोई हिंदू आ रहे सबके ऊपर लेबल लगाने, जब भी कोई इंडियन आ रहे सब पे लेबल लगाने अपने को। कारण क्या कि उनके पास में घोड़े होते थे, हमारे पास में हाथी होते थे, और हाथियों वाली लड़ाइयां, खूब सारी हाथियों वाली लड़ाइयां हराई है। बहुत लेट जाके इनको समझ में आया था कि नहीं, हाथियों से लड़ाई नहीं की जा सकती। पर अपने क्या, हाथी थोड़े स्टेटस सिंबल हुआ करते थे, और अपने लगता था राजा तो हाथी पे बैठ के लड़ा तो मजा है ना, घोड़ा छोटा होता, हाथी ऊंचा होता, राजा ऊंचा तो ऊंचे पे बैठे। फिर हमारे भारी हथियार यूज में लिया करते थे, तुर्क एकदम हल्की हल्की तलवारें लाया करते थे, अपने वाला उठा के मारता, इससे पहले वो दो को सल्टा के चले जाया करते थे। ये बात मेरी बताएगी सब जगह लगानी है, सीधे सीधे सी ये कारण देख लो आप। पृथ्वीराज चौहान के अपने पड़ोसी राज्यों के साथ विवाद थे, अतः किसी भी राजा ने गौरी के खिलाफ उसकी सहायता नहीं की। लिखा हुआ पूरी लाइन ही लिखी हुई एकदम आप। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना गौरी की सेना के मुकाबले कम थी, और उसके अधिकतर सेनापति अन्य युद्धों में व्यस्त थे। स्कंद जो सेनापति था वो इस युद्ध के अंदर नहीं जा पाया था। एक सेनापति था उदयराज, वो इस युद्ध में नहीं जा पाया था। एक कहते हैं कोई सेनापति था सोमेश्वर, इसके पिता का नाम भी वैसे तो सोमेश्वर था, और इसने मना किया था कि अपने युद्ध नहीं करना। पर पृथ्वीराज करता है तो ये उधर से लड़ लेता है, गौरी की तरफ चला जाता है। तो ये दो याद रखना कि ये युद्ध में नहीं जा पाए थे, स्कंद और उदयराज, और सोमेश्वर जाके उधर मिल गया था, तो एक वो सेना कम पड़ गई उसकी। फिर जो मैंने बताया कि तराइन के पहले युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को तैयारी का पूरा टाइम दे दिया था, उसी टाइम पीछा करते मार देते तो मामला ही खत्म हो जाता पूरी तरीके से। फिर वही गौरी एक अच्छा कमांडर इन चीफ निकला इस मामले के अंदर, और उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तुर्कों ने घोड़ों का प्रयोग किया, राजपूत हाथियों पर बैठकर लड़ रहे थे। घोड़ों और हाथियों के मुकाबले में घोड़े हमेशा जीतते रहे थे। तुर्कों ने राजपूतों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था। फिर वो जो मैं बात अक्सर कई बार करता हूं कि अक्सर जब हार जाते हैं ना तब कमियां निकलनी शुरू होती है, जब तक आप जीतते हो तब तक दिखता ही नहीं है। वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम गई थी और सेमीफाइनल तक हर मैच जीत रही थी, रोहित शर्मा शतक पे शतक बना रहे थे, और कहा जा रहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम तो अजय है, किसी से हार ही नहीं सकती। सेमीफाइनल में एक मैच हारे तब पता चला कि आपकी क्रिकेट टीम में बैट्समैन तो है ही नहीं, 4 विकेट कीपर खिला रखे थे। केएल राहुल, महेंद्र सिंह धोनी, ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक 4 विकेट कीपर है। जो एक ढंग के बैट्समैन होने चाहिए उनकी तो आपने अवहेलना की उस मैच के अंदर आपको, और पता चला कि आपका यदि अपर क्लास जो है, अपर ऑर्डर जो है वो यदि फेल हो जाए तो आपका मिडिल ऑर्डर पूरा गड़बड़ाया हुआ है। अब तक के हर मैच में रोहित शर्मा और केएल राहुल रन बना रहे थे, इसलिए मिडिल ऑर्डर पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। उस मैच में पता चला गया आपके स्पिनरों ने तो पूरे टूर्नामेंट में मिला के 3 विकेट लिए, आपके स्पिनर ढंग से नहीं कर पा रहे थे। हार के बाद में कमियां आती है, जब तक जीतते रहते तो सब चीजें ढकी रहती है। तो यहां हारा तो ये कमियां हम देख रहे हैं, वरना इन कमियों के साथ वो तमाम युद्ध जीत गया था। पर ये कमियां आपने को याद रख लेना। फिर एक युद्ध हार के कारण है, फिर एक ये कि तराइन युद्ध का क्या महत्व निकला, बहुत बड़ा महत्व है। सुनो मेरी बात, सिंपल से शब्दों में समझाऊं तो 1192 में तराइन युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान हार जाता है तो भारत पर तुर्कों का कब्जा हो गया, मोहम्मद गौरी ने इन्होंने कब्जा कर लिया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने कब्जा कर लिया, उसके बाद क्या हुआ तो दिल्ली पर गुलाम वंश का शासन शुरू हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, फिर खिलजी आए, फिर तुगलक आए, फिर सैयद आए, फिर लोदी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए। 1192 में जो एक फॉरेन पावर भारत के अंदर आ गई थी, टिल इंडिपेंडेंस 1947 भारत का राज भारतीयों द्वारा कभी नहीं किया गया, विदेशी ही रहे। एक बार जो फॉरेन रूल की सीरीज चली थी उसने टूटने का नाम नहीं लिया। भारत में ये विदेशी पावर किसके खिलाफ लड़ रही थी तो राजपूतों के खिलाफ लड़ रही थी। ये राजपूतों का चरम है, जब वो दिल्ली, अजमेर जैसे बड़े बड़े केंद्रों पर अपना शासन किए हुए बैठे थे। पृथ्वीराज चौहान उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से का प्रतापी सम्राट बना हुआ था। शायद विदेशी हमला नहीं होता तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और बढ़ती और वो बाकी उत्तर भारत के राजाओं को भी हरा के संपूर्ण उत्तर भारत का एकमात्र एक छत्र सम्राट बन सकता था। पर अब उस हार ने राजपूतों की जो महत्वाकांक्षा है, उनका जो पीक था, उसको खत्म कर दिया। और पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई भी राजपूत राजा कभी दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाया था। राजपूत राजा क्या, कभी कोई हिंदू भी दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाया। हम हेमू के लिए कहते हैं, पर बापड़ा 3 दिन के लिए दिल्ली में राजा बना था, उसको तो खुद कोई फील नहीं आया था कि मैं राजा बन गया हूं क्या। फिर जैसा कि राइट विंगर्स, प्रो हिंदूज आइडियोलॉजी वाले कहते हैं कि 1192 में अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद
हिंदुओं ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा 2014 में आके किया, उससे पहले हिंदू इस पर कब्जा नहीं कर पाए थे। बीच में लिबरल सेकुलर गैंग आ गई थी, हिंदुत्व सम्राट तो उसके बाद ही आया है। तो राजपूतों की वो जो एम्बिशंस थे वो खत्म हो गए इस युद्ध के बाद में, वो आगे नहीं आ पाए थे। दो चीजें तो ये कि भाई विदेशी शासन शुरू हुआ, राजपूतों की जो एम्बिशंस थे वो खत्म हो गए। अब अगला पक्ष गोरी, जब उसने पृथ्वीराज चौहान जैसे एक बड़े राजा को हरा दिया तो अब गोरी के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। वरना यदि पृथ्वीराज चौहान नहीं हारता तो शायद गोरी या उसके जो भी उत्तराधिकारी या उसके जो भी बाद में यहाँ पे सक्सेसर रहे वो भारत पे इस कदर कब्जा नहीं कर पाते जिस प्रकार उन्होंने बाद में कर लिया था। तीन तो सीधी सीधी सी बातें आपके एकदम, कि गोरी के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था या गोरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। राजपूतों की महत्वाकांक्षाएं समाप्त हुई और उसके बाद में वो दोबारा कभी दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाए, वो अब छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर ही बंट गए थे अपने, और भारत पर एक फॉरेन रूल शुरू होता है जो बाद में टूटने का नाम ही नहीं लेता। पढ़ो देखिए आप तुर्कों के शासन की, अच्छा ये आए पहले ये पढ़ो। पृथ्वीराज चौहान के हार के बाद गोरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना आसान हो गया। राजपूतों की उभरती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो गई, जो इमर्जिंग पॉलिटिकल एम्बिशंस थी वो खत्म हो गई, और पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई भी राजपूत दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाया। प्रायण के दूसरे युद्ध के बाद भारत पर विदेशी शासन का एक सिलसिला शुरू हुआ जो कभी खत्म नहीं हुआ। और जब एक नया रूल ही आ गया पूरी तरीके से, पहला रूल खत्म, उसकी जगह नया रूल आ गया, तो रूल आने की वजह से कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट आएंगे। तो वो कौन कौन से इंपैक्ट थे उनकी बात करते हैं। तो तुर्कों के शासन के कारण भारतीय संस्कृति पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव आए। पहले हम पॉजिटिव पढ़ते हैं। भारत में एक नया धर्म आया, इसलिए इससे पहले तक इस्लाम धर्म के लोग यहाँ पर रह नहीं रहे थे। छोटे मोटे कई नागौर को कब्जा करके उन लोगों ने इधर उधर हमले करने जरूर शुरू कर दिए थे, पर उनका इससे पहले आक्रमणकारी के रूप में वो आ रहे थे, अब वो निवासी थे, यहाँ के रह रहे थे। और जब दो अलग अलग संस्कृतियां मिलेगी तो उन मिली जुली संस्कृति से एक नया रिजल्ट सामने आएगा, तो हम जिसको कहते हैं इंडो इस्लामिक कल्चर, एक साझी, एक कंबाइंड, जिसको हम गंगा जमुना तहजीब कहते हैं, वो यहां पर नई संस्कृति का इमर्ज हुआ यहाँ पे। और जब नई संस्कृति आएगी तो उसके प्रभाव सब जगह मिलेंगे, स्थापत्य कला पे, चित्रकला पे, संगीत, सब पे अलग अलग उनके इम्पैक्ट देखेंगे। आप जब मिडिवल पढ़ोगे तो और पढ़ोगे कि स्थापत्य कला में उनका क्या प्रभाव था, चित्रकला में क्या प्रभाव था, संगीत पे क्या प्रभाव था। हालांकि संगीत और चित्रकला दोनों इस्लाम में हराम थी, लेकिन फिर भी भारत आने के बाद में जब भारतीय संस्कृति में उन्होंने इन चीजों को देखा तो कम ज्यादा रूप में उन्होंने भी इन चीजों को अपनाया था, अपना असर भी इनके ऊपर छोड़ा था। भारत में सूफी और भक्ति आंदोलन शुरू हुए, थोड़ा लिबरलिज्म, इस्लाम थोड़ा लिबरल हुआ इस मामले के अंदर, और यहाँ पर इंडियंस की वो आप लिबरलिज्म को देखते हुए इस्लाम में भी एक लिबरल धारा निकली, इसे हम सूफीज्म कहते हैं। यही कारण है कि सूफी संतों के दर पे हर कोई जाता है, वो भले हिंदू हो भले मुस्लिम हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं देखा जाता। हिंदुओं ने भी जब देखा कि इस्लाम में भेदभाव नहीं है और अपनी तुलना के अंदर वो थोड़े ज्यादा संगठित रूप में है, उनकी भी कुछ अच्छी बातें हैं, तो इधर वालों ने भी उसको अपनाने की कोशिश की, उस भेदभाव को जो आपसी था उसको खत्म करने की कोशिश की, और खूब सारे भक्ति संत आए जिन्होंने वैसी कई बातें करने की कोशिश की थी, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, तो सूफी और भक्ति आंदोलन शुरू हुए थे। ये तो अच्छी बातें हैं, पॉजिटिव सेंस है। नेगेटिव ये कि तुर्क बाहर से आए थे तो उन्होंने यहाँ की संस्कृतियों को समाप्त करने का प्रयास किया। यहाँ पर दो संस्कृतियां बड़े तौर पर थी, हिंदू और बौद्ध, तो हिंदू और बौद्धों को उन्होंने खत्म करने का प्रयास किया। हिंदू तो फिर भी बचबुचा गए, बौद्ध पूरी तरीके से खत्म हो गए। अहिंसा का मूल मंत्र मानने वाले वो बौद्ध, जबकि दूसरी तरफ वो तुर्क जो अहिंसा का ए नहीं जानते थे, केवल आगे आगे वाला वाक्य जानते थे। कैसे उनका मुकाबला कर पाते? या तो बौद्ध ज्यादातर वापस हिंदू ही बन गए थे या उधर तिब्बत नेपाल की तरफ भाग गए थे। और तुर्कों ने भी उनके साथ क्या दुर्दांतता दिखाई थी कि नालंदा का पुस्तकालय जलाने से पहले वहां पे जितने भी बौद्ध थे उनको खड़ा करके मार दिया गया था। और नालंदा के विश्वविद्यालय के उस महान ज्ञान को जब बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी थी तो कहते हैं कि 6 महीने तक वो दूध करके वहां पे दुखता रहा था। कितनी किताबें, कितना महान ज्ञान उन पुस्तकों के अंदर रहा होगा। पर तुर्क एक कबीले थे जो पढ़ाई लिखाई से जिनका कोई मतलब नहीं था, जो ज्ञान और संस्कृति की बातें जानते ही नहीं थे, जो केवल काटना जानते थे। धर्म का प्रसार ही उनका एकमात्र उद्देश्य हुआ करता था। तो बौद्ध संस्कृति खत्म कर दी गई पूरी तरीके से। ये तो तराइन युद्ध के परिणाम और कारण आप पढ़ लेना उसको। पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ी और बातें देखते हैं। हम अक्सर पृथ्वीराज चौहान को केवल एक योद्धा के रूप में पाते हैं, पर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि वो केवल योद्धा नहीं था,
वह कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाला था। बाकायदा उसने एक मंत्रालय बनाया था कि यहाँ पे बैठो, किताबें लिखो, यहाँ पे डिबेट करो। और उसका जो मंत्री था ये पद्मनाभ था। ये पद्मनाभ विग्रह चतुर्थ के टाइम में भी था और तब भी ऐसे काम करवाता था। पर सेपरेट आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री यदि किसी ने बनाई है तो पृथ्वीराज चौहान है। तो उसने ये पद्मनाभ को मंत्री बना दिया था। उसने दिल्ली के पास में पिथौरागढ़, पृथ्वीराज को हम अपभ्रंश करते हुए हमारी भाषा में कहेंगे तो पिथा पिथा कहते हैं, तो उसने दिल्ली के पास में पिथौरागढ़ नाम का एक किला बनवाया था। अब मेडिवल पढ़ोगे तो और बातें पढ़ोगे। उसके दरबार में खूब सारे विद्वान थे। हम ऐसा मानते हैं कि चंद बरदाई, जिसका वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट था, उसी के दरबार में था और जिसने की बहुत फेमस बुक लिखी थी पृथ्वीराज रासो, जिसे कि कई साल से हिंदी वाले बहुत चालाकी के साथ कहते हैं कि वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, फर्स्ट एपिक ऑफ द हिंदी। हालांकि नहीं है, वो हमारी राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ है, पर हिंदी वालों का षड्यंत्र है कि वो कई सालों से बताने लग गए कि राजस्थानी हिंदी का ही एक भाग है। मैं कभी आगे जब भाषा की बात पढ़ूंगा तब उनके तर्कों को खंड खंड कर दिए जाएंगे। जयानक, जो कि कश्मीरी विद्वान हुआ करते थे, इन्होंने इसके दरबार में बहुत शानदार किताब लिखी पृथ्वीराज विजय, जो कि हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंस ज्यादा रखती है। 2 किताबें याद रखना। फिर उसके दरबार में वागीश्वर जनार्दन थे। नाम जनार्दन रहा होगा, वागीश्वर उपाधि रही होगी, जैसे कुंभा की बेटी रमाबाई की उपाधि वागीश्वरी थी। विश्वरूप थे, विद्यापति गौड़ थे और आसाधर, ये उसके दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान थे। मुझे याद है एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन था, वागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप और विद्यापति गौड़ कौन से राजा के दरबार में थे? पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज चौहान, आप जो भी मानो वो मान लेना। फिर हम इसकी उपाधियां पढ़ते हैं तो उसकी 2 उपाधियां, उसने पिथौरागढ़ का किला बनवाया इसलिए उसकी एक उपाधि है राय पिथौरा, राय मतलब राजा, पिथौरा का राजा। एक उसकी एक उपाधि है दल पुंगल। दल का मतलब होता है सेना, पुंगल का मतलब जीतने वाला, सेनाओं को जीतने वाला, दुनिया को जीतने वाला, वर्ल्ड विनर। जैसे विजय कटकातु, कटकों को जीतने वाला, वैसे दल पुंगल, दल थम्बन, दल पुंगन ऐसी उपाधियां हो जाया करती थी। राय पिथौरा, कोई ये भी पूछे कि राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजा जाना जाता है? ऑब्वियसली पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन, इसका एवोल्यूशन कैसे किया जाए पृथ्वीराज चौहान का? बड़ा राजा हुआ तो उसकी कई चीजें होती। पृथ्वीराज चौहान पर अक्सर 2 ब्लेम किए जाते हैं। एक तो ये कहा जाता है कि इमेच्योर कमांडर था, और एक ये कहा जाता है कि वो लंबी सोच नहीं रखने वाला राजा था, अपरिपक्व सेनापति था और अदूरदर्शी राजा था। फोरसाइट नहीं थी उस व्यक्ति में। क्यों कहा जाता है? ये कहने वाले कहते हैं कि साहब तराइन के दूसरे युद्ध में हार गया, वो इमेच्योर कमांडर, ढंग का कमांडर तो था ही नहीं। और लंबी सोच, किस बात की लंबी सोच थी उसमें? तराइन के पहले युद्ध में गौरी को पकड़ने के बाद में गौरी को मारा क्यों नहीं? गौरी की जब सेना भाग रही थी तो उसका पीछा क्यों नहीं किया? थोड़ा बहुत दिमाग नहीं था उसमें? आगे की सोच था कि यार वापस हमला हो सकता है, यहीं सल्टा दिया जाए, मार दिया जाए इसको, पंगा ही नहीं होता है। गौरी को उसी दिन मार देता तो वापस गौरी हमला ही नहीं कर पाता। गौरी हमला नहीं करता, विदेशी राज ही नहीं आता। विदेशी राज नहीं आता तो अंग्रेज नहीं आते, मुगल नहीं आते, हम भारतीयों का शासन रहता हम पे। ऐसे इल्जाम लगाए जाते हैं इन बातों की वजह से। पर हमें इनके रिप्लाई करने हैं और हमें यह कहना है कि तराइन के दूसरे युद्ध से पहले पृथ्वीराज चौहान किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं करता है। इसलिए केवल आप एक रिजल्ट के आधार पर यह नहीं कह सकते कि वो एक अपरिपक्व सेनापति था। हम ये जरूर कहते हैं कि गौरी उसके मुकाबले में ज्यादा अच्छा सेनापति निकल गया था उस युद्ध में, डिप्लोमेसी दिखा दी थी, पर आप इमेच्योर वाली बात नहीं ला पाते। वरना मात्र 12 साल की उम्र में अपने शासन प्रबंध को संभालने वाला वह युवा, जो चंदेलों, चालुक्यों और गहड़ वालों की शक्ति को पद दलित कर चुका था, जो उसी मोहम्मद गौरी को तराइन के पहले युद्ध के अंदर भागने पर मजबूर कर देता है, उसे आप अपरिपक्व सेनापति कैसे कह सकते हैं? और भाई साहब, जिन चीजों को आप फोरसाइट लेस मानते हैं, आप मानते हैं कि दूरदर्शिता का अभाव था, और आप कहता है कि उसने गौरी को छोड़ क्यों दिया था, या रिटर्निंग आर्मी को उसने मार क्यों नहीं दिया था, ये पृथ्वीराज चौहान के डिसीजंस नहीं है, ये तात्कालिक भारतीय संस्कृति की वैल्यूज है। ये उस सनातन संस्कृति के मूल्य हैं कि यदि दुश्मन माफी मांग ले तो छोड़ा जाना चाहिए, यदि दुश्मन की सेना भाग रही हो तो पीछा नहीं किया जाना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान केवल अपने उन सिद्धांतों को, मूल्यों को मान रहा था, उन पे चल रहा था। यह अब है छल बल साम दाम दंड भेद, किसी ना किसी तरीके से दुश्मन को घात लगा के धराशायी किया जाना चाहिए।
उस टाइम ये बात नहीं थी। आप वर्तमान का फीता लेके भूतकाल की दीवार को नापने की कोशिश कर रहे हैं। यदि पास्ट की दीवार नापनी है तो फीता पास्ट का लिया जाए, वैल्यूज वो रखी जानी चाहिए। मैं और बताऊं, पृथ्वीराज चौहान 1000 साल बाद भी भारत के अंदर याद किया जाता है क्योंकि वह अपने वैल्यूज पर चलने वाला राजा था, वरना तो अंतिम युद्ध में हारा था और उसे मार दिया गया था। पर हम एक हारे हुए राजा को भी याद रखते हैं क्योंकि हमें लगता है हार जीत युद्ध के परिणाम अलग हैं, पर उसने गलत साधनों का प्रयोग नहीं किया था, अपने सिद्धांतों वैल्यूज पर टिका रहा था। गांधी जी जो बाद में साधन और साध्य की पवित्रताओं पर बल देते हैं, हम वो चीज उस समय के शासकों में, उस समय की जनता के अंदर देखते हैं। और ये केवल उनमें नहीं, आज भी मैं तो कहता हूं, ये इतिहासकार पता नहीं क्यों उस बात को देख नहीं पाते। आज भी गांव में कोई छोटी मोटी लड़ाई हो और सामने वाला दुश्मन अपने से माफी मांग लेता है तो अपने बढ़ के राज बेटे अरे छोड़ो, माफी मांग ली तो किस बात का किया जाए। कोई घायल हो गया और उसको कोई पीट के, आप किसी घायल व्यक्ति को और पीट के आ जाओ तो अपने घर वाले कह देते पड़ो बापड़ो बिन के मारो। कोई एक आदमी को 5-7 जने मार देते हैं और आगे कहे तो अपने उनकी बहादुरी की तारीफ नहीं करते, मर्द था तो एक एक मारते। कोई पीट करके खड़ा था और उस पे जाके लठ मार देते हैं तो कोई अपने में से कोई कह देता है हम अछाती लड़नो। हम आज दिन तक उन मूल्यों को जब रक्षा कर रहे हैं, उनको मान रहे हैं, तो वह समय अलग था भाई। आप इस प्रकार से नहीं कर सकते। कम से कम रिप्लाई है नीचे, पृथ्वीराज चौहान पर अपरिपक्व सेनापति और अदूरदर्शी राजा होने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन यह आरोप सही नहीं है क्योंकि त्राइन के दूसरे युद्ध से पहले उसे किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं करना पड़ा था, इसलिए उसे अपरिपक्व सेनापति, इमेच्योर कमांडर नहीं कह सकते आप। दूसरा लिखा हुआ कि भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करना और माफी मांगने पर दुश्मन को माफ कर देना उस समय की हिंदू संस्कृति के आदर्श थे, आइडियल्स थे। पृथ्वीराज चौहान भी अपने उन्हीं आदर्शों का पालन कर रहा था। हर दौर के आदर्श अलग अलग होते हैं। आज का आदर्श यह है कि मम्मी पापा के साथ में रहना चाहिए हमेशा। हो सकता है अपने से 4 पीढ़ी आने के बाद में बच्चे कहें कि नहीं, मम्मी पापा के साथ नहीं रहना चाहिए, शादी के बाद में अलग ही हो जाना चाहिए, जैसा कि विदेशों के अंदर होता है। 16 साल का होने के बाद में बच्चा या बच्ची जो भी हो अपने माता पिता को छोड़कर चला जाता है, और 4 पीढ़ी बाद में यदि अपने बच्चे से करने लग गए तो क्या वो हम पर हंसेंगे कि यार हमारे परदादा जी बड़े मूर्ख थे यार, लास्ट तक मम्मी पापा के साथ ही रहते थे। लिबर्टी नाम की भी चीज होती है, फ्रीडम। और यूं ऐसी बात तो घर वालों के सामने करने से डरते थे। ओबामा का आज बयान था कि लॉकडाउन में मेरी जो बेटी है उसका बॉयफ्रेंड हमारे घर पर रहा था, वो बहुत ज्यादा खाता था, इसलिए हमारा बजट है वो गड़बड़ा गया। ये उनके आदर्श है, उनकी वैल्यूज है। अब कोई कहे कि यार भारत के अंदर तो बेटी के बॉयफ्रेंड को घर पे नहीं रखते हो, आप तो इन चीजों में, अरे हमारे आदर्श नहीं है भाई, हमारी वैल्यूज अलग है, उनकी वैल्यूज अलग है अपने आप के अंदर। तो ये भी ध्यान रहे भाई इस चीज को। पृथ्वीराज चौहान आदर्शों का पालन कर रहा था, हालांकि उसकी हार ने भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वो जो रूट था स्लेवरी ऑफ इंडिया का, वो खोल दिया था, तो उसके हार ने खोल दिया था। लेकिन फिर भी इन मिडाइवल हिस्ट्री हिज इंपॉर्टेंस कांट बी इग्नोर्ड। उसके महत्व को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। वह बंदा हमेशा मध्यकालीन उस इतिहास के लिए याद किया जाएगा, उन बातों के लिए उसे याद किया जाना चाहिए। ये पृथ्वीराज चौहान था। खूब लंबी सी क्लास हो गई। आप फिर मुझे पता है शिकायत करोगे कि सर इतना लंबा पढ़ा दिया, याद कैसे करें। पर याद रहे कि इसमें बातें ज्यादा थी, समझाने वाली बातें ज्यादा थी, याद करने वाली चीजें कम है, तो झेलना। और मुझे लगता है पृथ्वीराज चौहान का जो विराट व्यक्तित्व है, यदि वो मैंने 1 घंटे 40 मिनट या 50 मिनट के अंदर भी समाप्त कर दिया है, तो मुझे पृथ्वीराज चौहान ऊपर बैठकर इस पर गालियां निकाल रहे होंगे, या बाकी लोग भी कहेंगे कि इतने बड़े राजा के इतिहास को तुम केवल 1.5 घंटे के अंदर समाप्त कैसे कर सकते हो। और मुझे लगता है यदि मैं इसको 2 भागों में तोड़कर पढ़ाता तो आपको लगता है कि यार वो जो मोमेंटम बना हुआ था उसको खत्म क्यों कर दिया गया। तो आप पढ़ना, झेलना थोड़ा सा, और इस बात को चीजें याद करना। आप उस प्रतापी सम्राट की तमाम बातें आपने अब तक सुनी थी, आज ढंग से पढ़ी उनको, तो आप अच्छे से याद कर पाएंगे। ये मेंस में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, हम लाइव आऊंगा मैं, तब मैं और बताऊंगा कि हमें कैसे क्या लिखना है। थैंक यू।